नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश में आज दो नियुक्तियों ने सियासी हलचल मचा दी। हालांकि नियुक्तियां 3 हो गई हैं, लेकिन 2 से चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक नियुक्ति कांग्रेस की है और दूसरी बीजेपी की है, और दोनों का असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है। कांग्रेस ने आज कर्नाटक के लिए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया। सिद्धारमैया फिर से कर्नाटक की कमान संभालने जा रहे हैं, जबकि डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कई इंपॉर्टेंट मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री को संभालेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस को इस बार बड़ी जीत मिली है, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा, और वैसे ही जैसे पैरों तले जमीन खिसकने से लगता है। इस जीत के बाद कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, इस पर कांग्रेस ने गहन मंथन किया। 13 तारीख को नतीजे आए और 17 तारीख तक तय हो गया कि किसे सीएम होना है। फिर भी इन 3-4 दिनों में बीजेपी के पिट्ठू पत्रकारों ने इतना हल्ला मचाया कि कांग्रेस के सीएम के चेहरे का ऐलान क्यों नहीं कर रही है, कांग्रेस अपने सीएम के चेहरे का ऐलान क्यों नहीं कर रही है। लंबे लंबे डिस्कशन यानी कि डिबेट्स हुए और बेमतलब के सवाल मीडिया के जरिए पूछे गए कांग्रेस से। बहरहाल, अब सीएम की घोषणा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और डीके शिवकुमार के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए जो तस्वीर साझा की, जरा उस ट्वीट को ले आइए। सिद्धारमैया के ट्वीट को, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा के लिए, ये इंग्लिश में ट्वीट है, लिख रहे हैं, वी विल ऑलवेज ज्वाइन आवर हैंड्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कन्नड़िगास, कन्नड़ लोगों के। और कांग्रेस पार्टी विल वर्क एज अ फैमिली टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन फ्री गवर्नेंस एंड टू इम्प्लीमेंट आवर गारंटी 5 गारंटी आप जानते होंगे उन गारंटीज़ के बारे में। और देखिए, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए, और ख़ासकर दोनों के हाथ को ऊपर उठा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सिद्धारमैया का ये ट्वीट, इनके अलावा डीके शिवकुमार ने भी ट्वीट किया, लेकिन सिद्धारमैया के इस ट्वीट में साफ साफ है कि कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा के लिए हमारे हाथ एकजुट रहेंगे और हम एक परिवार की तरह काम करेंगे। तस्वीर में तीनों मुस्कुराते हुए और एक साथ हाथ उठाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि इस तस्वीर में तीनों की बॉडी लैंग्वेज देखकर मीडिया को कोई मसाला मिल जाए कि कौन खुश दिख रहा है, कौन दर्द में है, कौन परेशान है। बातें करने वाले 10 तरह की बातें बना सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी दिखा दिया है कि उसे जीतना आता है और बिना दबाव के काम करना भी आता है। इधर बीजेपी में आज जो नियुक्ति हुई है, उस पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या वहाँ कोई दबाव में था, क्योंकि कानून मंत्री के पद से किरण रिजिजू को मुक्त कर दिया गया है, उनके सबॉर्डिनेट को भी मुक्त किया गया है। लेकिन अभी पहले बात करते हैं हम किरण रिजिजू की। और अब किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। कर्नाटक हारने और अगले कई विधानसभा चुनाव और आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। कानून मंत्रालय बमुश्किल 2 साल तक किरण रिजिजू के पास रहा। उन्हें 2021 में कानून मंत्री बनाया गया था, शायद आपको याद होगा। और इससे पहले रविशंकर प्रसाद के जिम्मे ये मंत्रालय था, मगर रविशंकर प्रसाद भी अचानक इसी तरह हटा दिए गए थे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 4 साल में ये तीसरे, अब जो यानी दो बार कानून मंत्री बदले गए हैं, यानी कि तीसरा कानून मंत्री अब देश के सामने है। तो सवाल उठना लाजमी है कि इस महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभालने वाले क्या जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हैं, या फिर उनसे कुछ उम्मीदें सरकार और भाजपा की हैं जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। किरण रिजिजू ने इस बदलाव पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कानून मंत्री के रूप में काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, निचले कोर्ट के जजों और सभी कानून अधिकारियों का भी शुक्रगुजार हूं। मैं अर्थ साइंसेज मंत्रालय में भी उसी उत्साह से काम करूंगा जैसा बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में करता रहा हूं। तो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को साबित करने की कोशिश, और मंत्रालय है, एक मंत्री के रूप में काम करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ और वैसा ही करता रहूँगा, कह रहे हैं अपने ट्वीट में। खैर, किरण रिजिजू साहब हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, तो उनसे छोटी बातों की उम्मीद भी कैसे आप कर सकते हैं। अब ये किरण रिजिजू का उत्साह था या कुछ और कि 2 सालों में उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिससे मोदी सरकार विवादों में घिरी।
रिटायर्ड जजों को एंटी नेशनल ग्रुप का हिस्सा कहना और जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार के दखल की बात जैसे कई बयान मोदी सरकार की छवि के लिए दाग बने। और इधर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले सरकार के अनुकूल नहीं रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र या दिल्ली की सरकारों को लेकर आया हुआ फैसला हो या फिर कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण के कोटे को खत्म करने पर रोक का फैसला हो या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीबीआई निदेशक की तरह करने का फैसला हो। ये सब मोदी सरकार के लिए कहीं न कहीं झटका साबित हुए हैं। सरकार इनसे संभले या विवादों में खुद को संभाले, ये बड़ा सवाल मोदी सरकार के सामने था। कानून मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू का सफर उबड़ खाबड़ रहा है। यहाँ वो उतार चढ़ाव न कह के मैं उबड़ खाबड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विवादों और बाधाओं के ढेले और पत्थर लगातार उछलते रहे हैं किरण रिजिजू के बयानों के कारण, और इससे मोदी सरकार पर दाग लगने का खतरा बना हुआ था। अभी अदानी और हिंडनबर्ग प्रकरण और राहुल गांधी को मानहानि पर सजा के खिलाफ दायर याचिका, ऐसे कुछ मामले हैं जिन पर फैसला आना अभी बाकी है और इनका सीधा असर भाजपा और मोदी सरकार पर होगा, ये भी तय मानिए। इसके अलावा जिस तरह कर्नाटक में एससी और एसटी समुदायों ने भाजपा को किनारे लगाया है, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना, इन सब में जो यहाँ की आदिवासी और दलित आबादी है उसके बीच पैठ बनाना भाजपा के लिए चुनौती है। इसीलिए अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है ताकि राजस्थान और बाकी जगह दलित वोट साधे जा सकें। आप जानते हैं कि मेघवाल साहब दलित हैं और दलित वोट साधने के लिए एक और सबसे बड़ी बात है कि 36 दलितों के जो सीट्स हैं, रिजर्व सीट हैं, एससी के रिजर्व सीट्स हैं, उसमें से 21 सीटों पर कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए कई जगह से ज़मीन खिसक रही है। मणिपुर आप देख रहे हैं अशांत है, दक्षिण भारत के रास्ते बंद हो गए हैं कर्नाटक हार के बाद से। पश्चिम में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, इन तीनों राज्यों में सरकार होने के बावजूद चुनौतियां बीजेपी के लिए खत्म नहीं हो रही हैं। हिंदी पट्टी के राज्यों में फिर से शिकस्त खाने का डर है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बीच जो पिछले 4 दिनों से चल रहा था, मीडिया के ज़रिए ये बताने की कोशिश हो रही थी कि कांग्रेस के अंदर खाने बहुत ज़्यादा खींचतान है। उस खींचतान से कांग्रेस कैसे निपटेगी। कांग्रेस अभी अपने जीत का जश्न भी नहीं मना पाई थी कि कांग्रेस के खिलाफ तमाम बातें हो रही थीं, लेकिन उस पर से आज पर्दा हटा दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये बताया गया कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो कई जो मीडिया के साथी बंधु हैं वो परेशान, हैरान नज़र आने लगे, इसलिए क्योंकि उनके लिए आज शाम कुछ पकाने के लिए था नहीं। हालांकि फिर भी पकाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो भी देखेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं क्या सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। हमारे तीनों ऑब्जर्वर्स ने मंत्रणा की, 15 की रात को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, 2 दिन चर्चा का दौर चला। मुझे मालूम है बहुत सारे पत्रकार मित्र विचलित रहे, अनेकों सवाल पूछते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आप और जल्दी फैसला क्यों नहीं कर रहे। आप में से अनेक लोगों ने थोड़ा गुस्सा भी किया हमसे, वेणुगोपाल जी से, मुझसे, क्योंकि आपका अधिकार है, मोदी जी से तो कोई गुस्सा कर नहीं सकता। हम पर तो आपका अधिकार है, हम आपके परिवार का हिस्सा हैं, हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं, यही कांग्रेस है। तो ये मीडिया पर बोल रहे थे रणदीप सुरजेवाला, लेकिन इसके बाद सीएम की घोषणा इन्होंने की और वो भी सुन लेते हैं। सुनिए जरा, सीएम पद की घोषणा कर। आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे, ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी। आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बेंगलोर में। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ
कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। तो पूरी घोषणा यहां हो गई कि कब क्या होना है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा और 20 तारीख को इस शपथ ग्रहण में तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया गया है। कुछ लोगों के नाम अभी नहीं आ रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी से केजरीवाल को अभी तक शायद न्योता नहीं मिला है, अगर मिल गया हो तो हम तक जानकारी अभी तक नहीं है। बीआरएस या टीआरएस के नेता और मुख्यमंत्री तेलंगाना के केसीआर, उनको नहीं बुलाया गया है। ऐसे ही केरल के मुख्यमंत्री विजयन को नहीं बुलाया गया है, पिनरई विजयन, और ऐसे ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया है। विपक्षी दलों की बात कर रहा हूँ। विपक्षी दल के बाकी तमाम जितने नेता हैं उन सबको निमंत्रण चला गया है और ऐसा बताया जा रहा है। तो एक तरफ कर्नाटक और दूसरी तरफ इधर बीजेपी जो अपने कानून मंत्री को अचानक आनन फानन में बदल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट से उनको अर्थ साइंस मंत्रालय दे दिए, तो उसके क्या मायने हैं। कानून मंत्री के जो साथी रहे हैं वो भी एसपी सिंह बघेल, उनको भी हटाया गया है, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। यानी कि न सिर्फ किरण रिजिजू को हटाया गया बल्कि बघेल साहब को भी हटाया गया है। क्या मायने हैं इसके, ये हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अपनी ज़मीन बचाने के लिए बीजेपी ले रही है बड़े बड़े फैसले। किरण रिजिजू और बघेल को हटा करके क्या हार से बच पाएगी बीजेपी। आगामी चुनौतियां जो सामने हैं और उन चुनौतियों को अगर आप नहीं झेल पाए तो आपके सामने सीधा और सीधा हार होगा। इसलिए यहां कह रहा हूं कि क्या हार से बच पाएगी बीजेपी और क्या कर्नाटक के झटके से उबर पाएगी बीजेपी। कर्नाटक का झटका जो है वो बहुत बड़ा झटका है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर के अलावा जो आप देख रहे हैं कर्नाटक का, जब जीत हुई थी कांग्रेस की तो मिठाई खिलाते हुए, वो भी नंदिनी मिठाई खिलाते हुए नज़र आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे। ज़रा उस तस्वीर को भी सामने ले आइए, इस पूरे फुल स्क्रीन में ले आइए साउंड के साथ में। क्या कुछ कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला और कैसे खिला रहे हैं मिठाई। ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है, जो पिट्ठू मीडिया को देखना चाहिए और समझना चाहिए प्रोग्राम्स करने से पहले। लेकिन ऑडियो के साथ ज़रा इस प्रोग्राम को दिखाइए, ये इस तस्वीर को। एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट विदाउट नंदिनी नथिंग कैन बी कंप्लीट इन कर्नाटक। Nandini has now outwitted them along with all Kannadigas. I now request my AICC president to offer sweets both to my CLP leader and TCC president with his hands. No, sir. Both of them. काउंसिल लीडर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज कम फॉरवर्ड। डॉक्टर साहब, काउंसिल लीडर साहब प्लीज कम फॉरवर्ड। तो सिद्धारमैया को मिठाई, ये भी नंदिनी की मिठाई है, नंदिनी ब्रांड, जिसको लेकर के खूब चर्चा। और सिद्धारमैया को मिठाई खिलाते वक्त थोड़ा 2-1 बार उनको छकाने की कोशिश, और क्या ये 3-4 दिनों से छकाने की कोशिश चल रही थी, समझेंगे। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल आप सबके सामने रख चुका हूं। और एसपी सिंह बघेल का मंत्रालय बदला गया है। कानून राज्य मंत्री थे और अब उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। तो कानून मंत्री भी गए और कानून के राज्य मंत्री जो हैं वो भी चले गए। तो दोनों चले गए, आनन फानन में इनको हटाया गया, वैसे ही जैसे हटाया गया था रविशंकर प्रसाद को। आखिर क्या कारण है? क्या कारण है कि पिछले 4 साल में 2 कानून मंत्री हटा दिए गए और तीसरे कानून मंत्री थोप दिए गए हैं? क्या कानून का मामला जो है, यानी कानून का जो हाथ है, वो काफ़ी लंबा हो गया है, जिससे डर लग रहा है मोदी सरकार को? आइए समझते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूँ। आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। इस वक्त देखिए
6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। विजय शंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, कानून को बहुत नज़दीक से जानते हैं, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद अग्रवाल जी। प्रमोद अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका स्वागत। प्रशांत टंडन जी, आपका स्वागत करता हूँ। दीपक पाचपोर जी, आपका स्वागत है। और अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। दो खबरें पैरेलली चल रही हैं, लेकिन दोनों खबरों के बीच जो सवाल उठता है कि क्या खिसक रही है बीजेपी की ज़मीन, ये समझने की कोशिश, इसलिए क्योंकि कर्नाटक से लेकर के दिल्ली तक कुछ न कुछ तो चल रहा है, और वो क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, यही यहाँ हम समझते। सबसे पहले आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी। दोनों खबरें, एक तो कर्नाटक, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा चाहता हूँ कि कानून मंत्री पर कर ली जाए चर्चा। और कानून मंत्री ही नहीं, उनके साथी भी हटाए गए। एक को गृह मंत्रालय और दूसरे को अर्थ मंत्रालय भेजा गया ज़मीन के साइंस को देखने के लिए। आखिर क्या कारण है कि दोनों हटा दिए गए? और एक तो चुपचाप, बघेल साहब तो थोड़ा चुप रहते थे, लेकिन दूसरे साहब जो हैं किरण रिजिजू इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, शायद उससे तो फ़ायदा ही होता होगा, लेकिन यहाँ नुकसान नज़र आ रहा है। नुकसान ऐसा कि एक तस्वीर अभी और भी दिखाई दे रही थी जिसमें वो डांस कर रहे थे किरण रिजिजू अपने अरुणाचल प्रदेश में, वो सब वो कुछ किनारे नज़र आ रहा है। आपने बहुत रोचक टाइटल लगाया है, खिसक रही है जमीन, और उसका अध्ययन करने के लिए अब किरण रिजिजू को भेजा गया है अर्थ साइंसेस मंत्रालय में। तो तमाम तरीके के मीम्स और मजाक आज सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, लेकिन गंभीर बात यह है राजीव जी कि भारत के संविधान में सेपरेशन बहुत ही सैक्रोसेंट है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, और वो लक्ष्मण रेखा किरण रिजिजू बार बार पार कर रहे थे, और इसके लिए मोदी सरकार की क्रेडिबिलिटी पर जो है वो प्रभाव पड़ रहा था। भारत का लोकतंत्र, देखिए भारत के पास जो बड़ी चीज है स्तर पर अपनी इमेज के लिए, वो भारत का लोकतंत्र है। भारत का अगर सम्मान दुनिया में होता है तो लोकतंत्र की वजह से होता है, और उस लोकतंत्र में अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो लोकतंत्र फिर उसकी मर्यादा और उसकी गरिमा को नुकसान होता है। आप देखिए, हम लोग पाकिस्तान के लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जुडिशरी में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और जिस तरीके से पिछले कुछ चीफ जस्टिसेस का कार्यकाल हमने देखा, और जिस तरीके से रंजन गोगोई रिटायर होते ही कुछ हफ्तों के अंदर राज्यसभा में चले गए, किस तरीके से गवर्नर बना दिए गए जजेस, किस तरीके से जजमेंट हुए और सरकार के सारे पक्ष में ही सारे फैसले होते गए, और ये सब तमाम तरीके के जो फैसले हुए वो सवाल खड़ा कर रहा था जुडिशरी पे। उसके बाद आते हैं चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस बनते हैं, और जुडिशरी की जो खोई हुई गरिमा थी वो थोड़ी वापस आती है, और वैसे ही उन्हीं के आते ही आप देखिए कि किरण रिजिजू अचानक आक्रामक हो जाते हैं। 17 फरवरी को राजीव जी याद दिलाऊंगा कि जो मामला ये बना है इस्तीफे का, उसकी गर्भ में क्या है, 2-3 बातें हैं। 17 फरवरी को दिल्ली में एक सेमिनार हुआ, और उस सेमिनार में प्रशांत भूषण थे, उसमें 3 फॉर्मर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, और वहाँ पे सभी जजेस ने, जस्टिस यूयू ललित थे वहाँ पे, जस्टिस गुप्ता थे, और जस्टिस अभी नाम याद आ जाएगा, तो वो 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के थे। अब उनकी मौजूदगी में वहाँ पे कुछ भाषण हुए, बहुत अच्छा, वो सारे भाषण मैंने सुने भी। जस्टिस यूयू ललित ने बहुत अच्छा भाषण दिया, जस्टिस गुप्ता ने बहुत अच्छा भाषण दिया, प्रशांत भूषण थे वहाँ पे कई और एकेडमिशियंस थे जिन्होंने अच्छे भाषण दिए, और उस भाषण में यही बातें की गई कि कॉलेजियम जो है
वो क्या है। जैसे यूनुस ललित ने कॉलेजियम के बारे में बताया कि कॉलेजियम क्यों जरूरी है, हम अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, बहुत बढ़िया भाषण था वो। किरण रिजिजू ने उन भाषणों को ये कहा और जजेस को कहा, जो जजेस वहां गए थे, कि ये एंटी इंडिया गैंग के सदस्य हैं और मैं कार्रवाई करूंगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों को, जो संविधान की शपथ लेके वहां गए, उनको आप कह रहे हैं कि ये एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा है। बहुत विरोध हुआ इसका पूरे न्यायपालिका में, पूरे लीगल फ्रेटर्निटी में, पूरे उस समाज में, वकीलों में, जजेस में, रिटायर्ड जजेस में। कई लोगों से बात हुई, बहुत नाराजगी थी। 300 से ऊपर बड़े वकीलों ने मेमोरेंडम भी लिखे। मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा एक कारण बना कि रिजिजू के जाने की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत बढ़ गया था। सरकार और जुडिशरी में मतभेद बढ़ गए थे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब क्यों किया गया। अभी बहुत सी गोट फंसी हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी देखिए अडानी का मामला आया है, सेबी ने कहा और क्या नहीं कहा, हम सब कवर कर चुके हैं और बता चुके हैं आप भी कि सेबी ने किस तरीके से यूटर्न लिया और जांच करने के लिए और समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट अडानी के मामले में बहुत सख्त रवैया अपनाएगा। तो आप समझ ले, हमारे दर्शक भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि आज किस पे आएगी। राहुल गांधी संसद में फोटो दिखा चुके हैं, तो कोई बात छुपी हुई नहीं है। राहुल गांधी का मामला आज या कल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। मैं जिस तरीके से ट्रेंड देख रहा हूं और जिस तरीके से रिटायरमेंट के दिन जस्टिस शाह का बयान आया और वो मीडिया से उन्होंने बात की, मैं उससे अंदाज लगा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की मंशा ये है कि राहुल गांधी को 2024 तक संसद से बाहर रखा जाए और 2024 के लोकसभा की चुनाव की प्रक्रिया से ही बाहर रखा जाए। उसके अलावा और भी बहुत से मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में। पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग का मामला है, तमाम और मामले हैं जो कि सरकार को बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने, जिसको अंग्रेजी में कहें कि ऑलिव ब्रांच, यानी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, कि जिससे आपको दिक्कत है उसको हम भूगर्भ में भेज देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इस्तीफे का या इसका जो विभागों की अदला बदली हुई है, उसका एक कारण ये है। और एक आखिरी बात और बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर के समय से पहले कानून मंत्री हमारे देश के, डॉक्टर अंबेडकर के समय से किरण रिजिजू तक कानून मंत्रालय कैबिनेट का हिस्सा रहा है, कैबिनेट मंत्रालय का। अर्जुन मेघवाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनके बारे में भी सोशल मीडिया में बहुत कोरोना के समय वो कोई एक भाभी जी पापड़ की ब्रांडिंग कर रहे थे। खैर अलग एक मामला है, लेकिन MOS हैं वो। तो ये भी एक फैक्ट है जो कि रेखांकित किया जाना चाहिए। राजीव जी। जी बिल्कुल, कानून मंत्रालय कैबिनेट का हिस्सा, लेकिन क्या अभी कैबिनेट का हिस्सा आखिर क्यों नहीं है? MOS के हवाले कानून मंत्रालय, स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल को, और क्या अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय देकर राजस्थान को साध पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी साध पाएगी? ये देखना होगा। राजस्थान में जो भी चल रहा है, जिस प्रकार की भी नौटंकी जैसे जो भी चल रही है, वो उसमें क्या बीजेपी सफलता पाएगी या वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने अर्जुन राम मेघवाल को खड़ा करके क्या बीजेपी सफल हो पाएगी, या कर्नाटक में बीजेपी को ST और SC ने जो वहाँ ज़मीन दिखाई है, उस खोई हुई ज़मीन को पा पाएगी बीजेपी? बहुत सारे सवाल आने वाले चुनावों में आप लोगों को उसके जवाब मिलेंगे,
लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है वो आप सबके सामने और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी प्रशांत टंडन जी अपनी बात रख रहे थे और सीधा प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास आना चाहता हूँ। किस रूप में इसको देखा जाए, थोड़ा आपके विचार भी यहाँ जानना ज़रूरी, और इस लिहाज से कि किरण रिजिजू के जितने बयान आए हैं बहुत ही खतरनाक टाइप के बयान देते थे। एक मंत्री से ये ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती थी जैसे बयान वो दे करके पिछले 2 साल में कहीं न कहीं सुर्खियां बटोर रहे थे। लेकिन साथ साथ नाराज़गी तो थी ही। जो पूर्व जज हैं, पूर्व जजों को आप एंटी नेशनल कहें अगर, तो पूर्व जज तो कई ऐसे हैं जो आपके हित में फैसला दे के गए हैं और कई लोगों को आप राज्यसभा और इधर उधर बैठा चुके हैं, तो उनकी नाराज़गी भी शायद रही होगी। तो इसको किस रूप में देखा जाए और इसका क्या कोई कनेक्शन है अर्जुन राम मेघवाल और एसपी बघेल का, अर्जुन राम मेघवाल की नियुक्ति और एसपी बघेल और किरण रिजिजू को हटाना, क्या कुछ है इसका राजनीतिक कनेक्शन? राजीव जी, जहां तक आपने कहा कि खतरनाक बयान दिए हैं किरण रिजिजू, तो ये तो परंपरा है इस सरकार की। मंत्री जूता मारो सालों को तक कहते हैं। ये किरण रिजिजू ने नहीं कहा, कम से कम उन्होंने खाली एंटी नेशनल हैं कुछ लोग इतना ही कह के छोड़ दिया, जूते नहीं मारे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सत्ता एक ऐसी सत्ता है जो कानून को किताबों के जरिए नहीं चलाना चाहती। यह सत्ता कानून को अपने अनुसार चलाना चाहती है और यही टकराव का सबसे मेन कारण बना हुआ है। जिस समय रविशंकर प्रसाद हटाए गए थे उस समय तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर फैसले सरकार के पक्ष में आ रहे थे, लेकिन हटाए इसलिए गए थे कि उस समय जो सोशल मीडिया था वो पूरी तरह से हावी हो रहा था सरकार पर और कानून के जो मंत्री थे वो उसको काबू करने के लिए कानून नहीं बना पा रहे थे। अब ठीक उसका उल्टा है, सोशल मीडिया तो जैसा हावी था वो है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी जो है वो सरकार के पैरेलल एकदम चल रही है, उसके अनुसार फैसले करने से कतरा रही है, बंद लिफाफे लेना बंद कर चुकी है और बहुत सारे ऐसे मामले सामने खड़े हैं जो निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहे हैं कि उनका फैसला क्या हो सकता है। सेबी वाले मामले सरकार पूरी तरह से धंसी हुई है। मालूम है सरकार को भी कि वहां जो जिस बात की जांच करने कहा जा रहा है वो जांच तो ओपन फैक्ट है, लेकिन किसी तरह उसको अगले लोकसभा चुनाव तक टालना बहुत जरूरी है। अगर नहीं टाल पाती हैं तो न केवल सेबी की जांच में अडानी ही आएगा बल्कि पीएम केयर का पैसा भी आएगा कि पीएम केयर का पैसा कहां लगा हुआ है यह भी पता चल जाएगा। इसलिए कानून मंत्रालय को साधना, जैसे मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा है कि आपको कि कानून मंत्रालय के जरिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, लेकिन क्या कानून फिर दोस्ती से चलेगा? कानून को चलाने वाले लोग जान रहे हैं कि इस सरकार के साथ कैसे निपटना है। रोज एक गोली के साथ एक कड़वी गोली खिलाई जा रही है, यह तय हो गया है। मीठी दवाइयों के साथ कड़वी गोली खिलाने का फार्मूला मोदी जी का ही था, अब उनके गले पड़ रहा है, इसलिए तकलीफ हो रही है। फिर एक चुनाव हारने के तुरंत बाद भाभी जी पापड़ वाले अर्जुन मेघवाल साहब को बना दिया गया है। जहां तक मैंने देखा है संसद में प्रधानमंत्री की सीट के पीछे बैठकर सिवाय टेबल ठोकने के लोकसभा में मैंने अर्जुन मेघवाल जी को कुछ करते देखा नहीं आज तक। इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय है कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है और उनके जिम्मे ये दिया गया है जहां चुनाव है। चुनाव की जहां तक आपने बात करी राजस्थान में कि ये दलित वोट को साध पाएंगे, निश्चित रूप से वो 2009 से सांसद है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी ने केरला से लेकर श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा करी थी। वो भी सांसद थे, उनके पास पहले से भी सिक्योरिटी थी, लेकिन तमिलनाडु
केंद्र सरकार ने उनको सीआरपीएफ मुहैया नहीं कराया कहीं पर इस पूरी यात्रा के दौरान। और सचिन पायलट एक साधारण सी यात्रा कर रहे हैं राजस्थान में और उन्हें केंद्र सरकार सीआरपीएफ की सुरक्षा प्रदान कर रही है बिना मांगे, यह बताते हुए कि हमारे पास इनपुट है कि इस यात्रा में कुछ हंगामा हो सकता है। तो आखिरकार राजस्थान इतनी प्रायोरिटी पे बना हुआ है कि उसको वापस पाना है, बिना वसुंधरा के पाना है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बता चुके हैं कि उनकी सरकार बची रह गई थी तो वसुंधरा के कारण थी। तो अंदरूनी गठजोड़ की खबर बीजेपी की नहीं होगी ऐसा तो पता नहीं लगता है। रही बात, फिर से मैं कानून मंत्रालय की तरफ आना चाहता हूं। हमारे देश में एक तांगा चलता है, घोड़ा गाड़ी कहते हैं जिसे, जिसमें चलाने वाला उस घोड़े के सामने ऐसे आंख के पर एक चमड़े का पट्टा बांध देता है, जिससे सिर्फ उसको सामने दिखाई पड़ता है, आजू बाजू दिखाई नहीं पड़ता। सरकार की स्थिति लगभग वैसे ही है अभी। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख रही है कि सुप्रीम में हिडनबर्ग का फैसला क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के फैसले क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट में और जो महत्वपूर्ण मामले चल रहे हैं केंद्र के खिलाफ उनके फैसले क्या होंगे। सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच के बारे में टिप्पणी करी थी कि सारी राज्य सरकारें और सारी सरकारें नपुंसक हो गई हैं, इतना बड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया था। उस हेट स्पीच के मामले में अभी तक किसी राज्य में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो क्या गृह मंत्री के रूप में ये पहली शुरुआत होगी जिन्होंने कर्नाटका में कहा है कि अगर सरकार कांग्रेस की बनेगी तो दंगे होंगे। यदि अगर दंगे होते हैं कल को तो क्या ये उकसाने वाली कार्यवाही नहीं मानी जाएगी? इन सारी बातों को साधना है। किरण रिजिजू के स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव खत्म हो गए हैं। सरकार की पॉलिसी रही है कि जिन स्टेट्स में चुनाव होते हैं वहां के मंत्री ज्यादा बना लीजिए तो फायदा होगा। शायद इसलिए भी एक कारण हो सकता है कि किरण रिजिजू को हटा करके अर्जुन मेघवाल जी को कानून मंत्रालय सौंप दिया गया है। जहां तक सरकार और कानून की बात है तो कानून के हिसाब से ही चलेगा, व्यवस्था के हिसाब से चलेगी। आप सुप्रीम कोर्ट को संसद अगर बनाना चाहते हैं जहां आप संसद को म्यूट कर सकते हैं, जहां आप संसद सवाल उठाने वाले सांसदों का माइक बंद कर सकते हैं, जहां आप सवाल उठाने वाले सांसदों को किसी कारण से संसद के बाहर करा सकते हैं, तो अगर आप ऐसा चलाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इस लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा तो आप चला नहीं सकते। कानून मंत्री बदलने से एक बात और साफ होती है कि आपका मंत्रालय में हो सकता है कि आप नकारा हो रहे हो और आप बदल दूसरों को रहे हो। इसलिए इस बात का भी उनको ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लगातार बदलाव एक दिन आपको बदलने पर मजबूर हो जाए। राजीव जी। जी, बहुत बड़ी बात कि ये जो लगातार बदलाव है कहीं आपको बदलने पर मजबूर ना हो जाए, जनता आपको बदलना ना चाहे। 9 साल पूरे हो गए हैं आपकी सरकार के, और इन 9 साल के अलावा अगर पिछले 4 साल में देखा जाए यानी 2019 से अब तक तीसरे कानून मंत्री बन गए। क्या पूरी नज़र जो है वो जैसा आप बता रहे थे कि वो जो तांगा होता है, घोड़ा जिसको खींचता है और एक चमड़े की पट्टी दोनों आँखों के साथ लगी होती है, क्या वैसे ही लगा के आपकी नज़र जो है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की तरफ है ये, और इसलिए कानून मंत्रालय पर नज़रें टिकाए हुए और कानून मंत्री को बदल रहे हैं? एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य से ज़्यादा मंत्रियों को ले आओ कैबिनेट में। हालांकि यहाँ अर्जुन राम मेघवाल जी कैबिनेट में नहीं आए हैं, स्वतंत्र प्रभार है, MOS हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी इस कार्यक्रम में, और सीधा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, किस रूप में देखा जाए, एक तरफ कर्नाटक, और कर्नाटक को लेकर के अब पर्दा उठ चुका है, कांग्रेस पार्टी जीत गई, ज़बरदस्त जीत हुई, रिकॉर्ड जीत। उसके अलावा बीजेपी को मात ऐसी ही नहीं बल्कि उन एरियाज़ में मात खानी पड़ी जहां उसका गढ़ होता था। लिंगायतों ने बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ा, SC और ST ने कहीं का नहीं छोड़ा, और अलग अलग हिस्से में दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ अगले चुनाव की तैयारी भी चल रही है, और उसमें अगले चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो किरण रिजिजू का हटाना
क्या मायने रखता है, एसपी सिंह बघेल का हटाना क्या मायने रखता है। यानी आप अपने दोनों मंत्रियों को, कानून मंत्रियों को, एक के पास पूरा और एक के पास आधा जो भी था, उसको आप हटा करके क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या कुछ पाना चाहते हैं आपकी नज़र से? धन्यवाद राजीव जी। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि किरण रिजिजू साहब को अर्थ साइंस में भेजने पर हम लोग क्यों उनका अवमूल्यन मान रहे हैं। मैं तो मान रहा हूं कि उनके काबिलियत का उपयोग नहीं हो पा रहा था एज ए विधि मंत्री। और अब देखिए, साइंस तो बहुत कठिन विषय है। मैं तो विद्यार्थी रहा हूं, साइंस मुझे जब तो मुझे मैं बृहस्पति का अवतार मानता था, जो सेमेस्ट्री कर रहा हो, मैं सेमेस्ट्री कर रहा हो। अब इनको साइंस और साइंस विषय दिया गया है, तो यह इनकी विद्वत्ता का बेहतर उपयोग है। आप याद कीजिए, आप 2000 जब ये मैं 2004 में जब थे लोकसभा में, तो इनको विपक्ष के 5 महत्वपूर्ण माने योग्य सांसदों में से एक माना गया था। बड़ा काबिल सांसद इनके रूप में इनको मान्यता दी गई थी। और उस 5 में आडवाणी साहब भी शामिल थे, जिसमें किरण रिजिजू साहब थे। अब विधि मंत्रालय में इनके पास कोई बहुत काम तो था नहीं। इतना विद्वान आदमी, काबिल आदमी, इनको इतना चुनौतीपूर्ण विभाग दिया गया है, अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र है वो। साइंस, अर्थ साइंस कौन पढ़ता है? जो काबिलियत जिसके पास होगी। अब आप कहेंगे प्रशांत टंडन जी से पढ़ने के लिए, पॉलिटिकल साइंस के आदमी, पत्रकारिता पढ़ने वाले आदमी को आप साइंस पढ़ाने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो यह उनको बेहतर काम दिया गया, उनकी योग्यता का बेहतर उपयोग है। और एक आ गया कि एक ऐसा विषय जो बहुत छूटा हुआ, सोचिए अर्थ साइंस मंत्रालय किसके पास रहा है एनडीए सरकार में? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब के पास था ये मंत्रालय, और ऐसे व्यक्ति के पास ये मंत्रालय दिया गया। तो यह उनके कद के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनके क्षमता के अनुसार एक अच्छा मंत्रालय उनको दिया गया है। और एक जहाँ पे अब यहाँ विधि मंत्रालय में जब जिस मंत्रालय को रविशंकर प्रसाद जैसे व्यक्ति के योग्य नहीं पाया गया, और वहाँ किरण रिजिजू जैसा विद्वान आदमी, हर विषय पर जो व्यक्ति बोलता हो, देश में जो कोई भी घटना चल रही हो उसके बारे में उनको जानकारी है, सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश के बारे में उनको टिप्पणी करने का अधिकार है। तो इतनी सलाहियत का आदमी केवल एक सामान्य से मंत्रालय में पड़ा रहे, तो यह तो मेधा का अवमूल्यन है। इसलिए यह पहले तो यह बात हम लोग न करें कि उनका अवमूल्यन हुआ है। बहुत ढंग के विभाग में भेजे गए हैं, वो बहुत पराक्रम उनके पास है वहाँ दिखाने के लिए, और लगता है कि उस मंत्रालय को वो रिच करेंगे, उनको वहाँ भेज। और जिनको लाया गया है, आप सोचिए आप कि अर्जुन मेघवाल साहब को, अग्रवाल साहब ने कहा कि उन्होंने संसद के कार्रवाई देखते हुए केवल एक ही दृश्य उनको याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे बैठ के मेज थपथपाना, ये अग्रवाल साहब ने कहा। और यह पूरा देश इसी बात को देखा है, प्रेस गैलरी में बैठ करके हमने भी यही देखा है। तो अब माने अगर इस व्यक्ति के लायक विधि मंत्रालय है, तो फिर किरण रिजिजू जैसा विद्वान आदमी को वहां रख के क्या करते? तो 2 साल नष्ट अपव्यय हुआ, मानव संसाधन का दुरुपयोग हुआ है ऐसे काबिल आदमी को विधि मंत्रालय में रख करके। और इतना प्रेस्टिजियस मंत्रालय जो उपक्षित पड़ा हुआ था, ये तो बहुत उनके योग्यता का मूल्यांकन है, और सही जगह उनको भेजा गया है। अध्ययन अध्यापन करेंगे, कठिन विषय है वो, हम आप नहीं कर सकते उसको, हम तो कभी पढ़े ही नहीं साइंस। तो दूसरी चीज कि अब आपका विषय यह है कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है, तो सबको दिख रहा है सरकारें हारती हैं, लोग सरकारों के कामकाज को लेकर के अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक के भाजपा सरकार को लोगों ने हटाया है, यह एक जनाक्रोश है। लोगों 70% से ज्यादा संख्या में निकल करके मतदान किया और इस सरकार को बुरी तरह हराया। अगर भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु होने के रास्ते पर निकले हुए हैं, उस पार्टी के उम्मीदवार 30 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जमानत गंवा दें, इसका मतलब आप कर सकते हैं। और ये जनाक्रोश क्यों हुआ है? हम और आप सरकारों का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं? उनके कामकाज के आधार पर, उन्होंने किया क्या। और अगर आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं है और आप कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं थे, तो निश्चित रूप से आपकी जमीन खिसकेगी ही खिसकेगी। और ऐसा नहीं कि कर्नाटक के एक वर्ग, एक समुदाय, एक इलाके और एक क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है।
जो सबसे बड़ा क्षेत्र था, माने भारतीय जनसंघ के जमाने से जहां पे भारतीय जनता पार्टी की पैठ थी कोस्टल कर्नाटका में, वहां बीजेपी हार गई। वहां उसने अपने उसके सदस्य संख्या कम हो गई और वहां पर लोगों ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस को जिता दिया। तो यानी कि जो प्रयोग आप कर रहे थे उस प्रयोग को लोगों ने खारिज कर दिया, जो गवर्नेंस आपका था उसको लोगों ने स्वीकार कर दिया, और सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने जिन मुद्दों को लोग लेकर के लोगों के सामने आए, लोग उन मुद्दों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब सवाल है कि जो यहां के संकेत मिल रहे हैं वो आगे क्या होगा। आप कोई राज्य बताइए ना, आज की स्थिति है कि 7 या 8 ऐसे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सत्ता में है, बाकी सब जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त डर भय पता नहीं क्या क्या करके सरकारें बनी हुई हैं। तो कहां आप? और आप सोचिए कि आप दक्षिण में कहीं नहीं है, पूरा का पूरा इस देश का एक हिस्सा आपके प्रभाव क्षेत्र से बाहर है, और वहां अन्य किसी राज्य में आप घुस भी पाएंगे इसका कोई संकेत नहीं दिखाई पड़ता। पूरब में आप हैं नहीं, न बंगाल में आप हैं, न आप उड़ीसा में हैं, न झारखंड में हैं, न बिहार में हैं, तो वहां भी आपकी स्थिति वही है। पश्चिम में गुजरात को छोड़ दीजिए तो वहां भी आप कहीं नहीं है। ये कुल मिलाकर के जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में आपकी मजबूत स्थिति है, कोई इसमें दो राय नहीं है, और मध्य प्रदेश में आप मजबूत, मध्य प्रदेश में सरकार आपकी कैसी है आपको भी पता है जी। तो आप देश के किस कोने में, आप अभी नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुए, त्रिपुरा में आपकी सदस्य संख्या घटी, और बाकी जो राज्य हैं वहां पे आप जहां के तहां विपक्षी दलों के साथ मिलकर आप सरकार में शामिल है, आप कह सकते हैं कि आप सत्ता में हैं, लेकिन जन समर्थन जनादेश आपके पक्ष में है, ऐसा तो नहीं है। ये तो राजनीति शास्त्र का सामान्य विद्यार्थी इस बात को समझता है, ये तो कोई अर्थ साइंस है नहीं कि इसको हम रज्जु शास्त्र से पूछना पड़े, तो सामान्य सा विज्ञान है ये, जो सबकी समझ बात आ रही है। तो आपके अब आपके पास लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास है कौन? वो ब्रह्मचारी जी, जिनके बदौलत आप वोट पाना चाहते हैं, वो छतरपुर वाले ब्रह्मचारी जी, जिसको लेकर के लोग आप बिहार में अभी तक घूम रहे थे आप, तो वह चेहरा आपके है जिनके बूते आप वोट लेना चाहते हैं या जन समर्थन हासिल करना चाहते हैं। तो क्या आपको ये लगता है इतने 75 साल के इस लोकतंत्र में आपको ये लगता है कि एक ब्रह्मचारी जी सड़क पर निकलेंगे और वो कहेंगे कि राष्ट्र के हित में आप वोट दीजिए तो आप वोट देने लगेंगे, इस देश की जनता वोट देने लगेगी? क्या इस देश के लोगों ने धार्मिक गुरुओं, कथावाचकों, धर्म की व्याख्या करने वाले लोगों के नाम पर कहने पर लोग वोट देते रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मचारी जी पहली बार कोई धर्म गुरु आए हैं। इस देश में धर्म गुरुओं की लंबी परंपरा है। मैं धर्म गुरुओं की बात कर रहा हूं, मैं आध्यात्मिक गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं। आध्यात्मिक गुरुओं की एक असर होता है, धार्मिक कथावाचकों का असर कब से होने लगा? तो ठीक है, अब इनके पास ये है, तो यह जमीन आएगी कहां से लौट के आपके पास? गवर्नेंस के नाम पर आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। नए भारत का आप निर्माण करने चले थे, उसकी प्रस्तावना तक आज तक नहीं दिखेगी 9 साल में। जो लोगों के मन में आक्रोश है उसका समाधान आपके पास नहीं है। इस देश की महिला पहलवान कई दिनों से धरना दे रही हैं, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पता नहीं चल रहा कौन सुनता था, कौन कहता था और कौन उस पर ध्यान देता था। 1 साल तक यहाँ का किसान सड़क पे पड़ा रहा और उनकी स्थिति आप देख ही रहे हैं कि आप ये कह करके आए थे कि हम उनकी आय दोगुनी कर देंगे। आपने ये कहा था कि हम कृषि लागत कम कर देंगे। आपने ये कहा था कि कृषि उपज का हम बेहतर विपणन करेंगे। आपने ये भी कहा था कि कृषि उत्पाद जो होंगे उनके बेहतर भंडारण की व्यवस्था करेंगे। अगर कहीं भंडारण की व्यवस्था हो गई हो तो जरा हमको भी बता दीजिएगा आप कहाँ हुई है, हम भी जाके देख लेंगे। आप बताते हैं अभी कि इतने IIT खुल गए, इतने IIM खुल गए, इतने डिग्री कॉलेज खुल गए, इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए। किन राज्यों में, किन जिलों में, किन गांवों में खुले हैं अगर बता दिया जाए तो हम भी जाके देख लें कहाँ काम कर रहे हैं, कौन कौन से भवन है, कौन कौन वहाँ पढ़ा लिखा रहा है और कौन कौन लोग वहाँ पढ़ लिख रहे हैं। शिक्षा की स्थिति हो गई कि आप लोगों की पहुंच के बाहर कर दिया आपने। स्वास्थ्य की स्थिति यह हो गई कि अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो जमीन और मकान बेचने की नौबत है। किसानों की स्थिति यह है कि उनके उपज का दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके लिए सामने अलग का संकट हो गया है। तो यह धार्मिक गुरुओं के माध्यम से अपनी जमीन कैसे बचा लेंगे? और यह बताता है, जिस तरीके से आप इन धार्मिक गुरु को लेकर के टहल रहे हैं, यह बताता है कि आप अपनी जमीन बचाने के लिए आपके पास कोई राजनीतिक तरीका नहीं है, आपके पास कोई गवर्नेंस का तरीका नहीं है।
आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है राजनीतिक आधार, एक राजनीतिक दल के रूप में कि आप कैसे अपनी जमीन को बचा लें। आने वाले जो इस जो विधानसभा के चुनाव में क्या बताएंगे आप वहां पर जी? अगर आप अपने लोक कल्याण की नीतियों की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की सरकार तो बहुत बेहतर सरकार है। वहां हमको लोगों ने बताया, हमको दीपक जी इसकी पुष्टि करेंगे कि अकेला राज्य था जिसने कोरोना काल में अपने लोगों को वहां से बाहर नहीं निकलने दिया, मजदूरों को उन कारखानों में रोके रखा, कहीं नहीं कहीं किसी को नहीं जाना है। ये वही राज्य है जिसने अपने राज्य की सीमा से किसी भी मजदूर को बाहर नहीं जाने दिया, कहा कि नहीं आप अपने जहां आप काम कर रहे हैं आप वहीं रुकिए, हम सब व्यवस्था करेंगे, और लोगों ने व्यवस्था की। अगर वहां की सरकार किसानों का गोबर खरीद करके उनको आर्थिक रूप से संपन्न मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है, तो कौन सा आप लोग कल्याण कार्यक्रम की बात कर देंगे उनके विकल्प के रूप में? अगर वो सरकार लोगों के अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर काम कर रही है, तो क्या बता देंगे आप डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं, तो आप बताइए कि कौन सी ऐसी डबल इंजन की सरकार आपकी है जो गैर डबल इंजन की सरकार, राज्य सरकार से बेहतर काम कर रही है, जहां का अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो, जहां रोजगार के अच्छे अवसर हो, जहां लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा हो, जहां सस्ती शिक्षा हो, जहां मुफ्त के स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। आपका तो कल ही खुल गई है आयुष्मान भारत की इसी कोरोना काल के दौरान। किस बिना पर आपकी जमीन बची रहेगी? खिसकने की बात छोड़ दीजिए, बचे ही नहीं आपके पास। कहां पे आप खड़े हैं तो आपको पता होगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप किरण रिजिजू साहब का अवमूल्यन मत मानिए। उनको बहुत जिम्मेदारी वाला काम दिया गया है, उनकी योग्यता के अनुकूल उनको काम दिया गया। अभी तक के 2 साल खराब हुआ उनका, और इतना काबिल आदमी को अच्छा विभाग दिया गया, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, गंभीर विषयों का अध्ययन अध्यापन करेंगे, और उनके साथ बहुत बेहतर स्थिति हुई है। और दूसरी चीज है कि अब तो जो राजनीतिक लड़ाई आपके सामने है जी। कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने जो चुनौती, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं आपसे, अगर उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के चुनाव में पांच नगर निगमों में मतदाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को दूसरे नंबर पर रखता है, तो कौन सा राजनीतिक संदेश है ये? 5 नगर निगमों में 17 में से 5, और कम से कम 3 या 4 ऐसे नगर निगम हैं जहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। यह कांग्रेस वह पार्टी है उत्तर प्रदेश में जिसका कोई नेता नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई झंडा ढोने वाला नहीं है, कोई बस्ता ढोने वाला नहीं है, कोई पोस्टर चिपकाने वाला नहीं है, कोई चंदा देने वाला नहीं है, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। उस उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस के साथ मतदाताओं ने किया है, तो मतदाताओं का रुख रुझान कैसे है ये आपके सामने है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतदाताओं का रुझान किस दिशा में है। लेकिन कानून मंत्रालय में फेरबदल, क्या आगामी चुनाव को देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ फैसले अभी बचे हुए हैं उस पर नज़रें टिकाए हुए मोदी सरकार है, इसलिए ऐसा है? समझने की कोशिश करते हैं। विजय शंकर सिंह जी, आपसे समझना चाहता हूं, आगामी चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तीनों तो बिल्कुल ही आमने सामने हैं, और इसके बाद भी कई सारे चुनाव हैं, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। और कानून मंत्रालय में तीसरे मंत्री साहब आ गए हैं, पहले रविशंकर प्रसाद, फिर किरण रिजिजू, अब अर्जुन राम मेघवाल। किस रूप में इसको देखा जाए? क्या इसलिए ये सवाल यहाँ पे क्योंकि मोदी जी हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये उस हिसाब से अपने को भी समीक्षा करने की ज़रूरत है कि क्या ये चुनावी मोड के कारण है, क्या अर्जुन राम मेघवाल को इसलिए लाया गया है क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, क्या अर्जुन राम मेघवाल को इसलिए लाया गया है कि एक वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने एक लीडर बीजेपी अपना खड़ा कर दे, और एक नज़र तो टिकाए हुए है ही उधर सचिन पायलट की तरफ। इस हिसाब से देखा जाए, किस हिसाब से, किस नज़र से आप देखते हैं इसको? प्रमोद अग्रवाल जी ने बड़ा एक सही उदाहरण दिया कि घोड़े के बगल में लगा दिया जाता है पट्टा, चश्मे जैसा, ताकि वो आगे देखे, अगल बगल न देख सके। तो मोदी जी को सिर्फ चुनाव दिखता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही वो ये समझते हैं कि चुन के आना है और सरकार बनाना है।
लेकिन चुन के आ भी गए, सरकार बना भी ली, तो अब करना क्या है, या तो उन्हें पता नहीं है या वो करना नहीं चाहते। तो निश्चित रूप से ये जो मंत्रालय का परिवर्तन हुआ है, किरण रिजिजू के जाने पर कोई हैरानी नहीं है। जिस तरह से उनकी बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ, रिटायर्ड जजों के खिलाफ लगातार हो रही थी, उसको देखते हुए ये उम्मीद थी कि कहीं न कहीं किसी न किसी समय वो हटेंगे। वो मुझे हैरानी इस बात पर है कि आखिर उनको हटाने में इतना समय क्यों लिया गया। मेरी भाजपा से एक सांसद हैं, मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उनका नाम मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो उनसे कहा जाता है वो कह देते हैं, लेकिन ये देर तक टिकेंगे नहीं, ये जाएंगे। मुझे लगता है कि भी हाल ही में जो उनका बयान आया जजेस को देशद्रोही कहने का या एंटी नेशनल कहने का, इसको लेकर बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की थी बम्बई हाई कोर्ट में, और उस याचिका को खारिज कर दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को सुनवाई नहीं की और ये कहा कि आप क्यों बीच में पड़े हुए, हम निपट लेंगे। उसका ये कहना था कि आप हटिए ऐसी याचिका लेकर, हम याचिका कोई सुनवाई नहीं करेंगे, अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम निपट लेंगे। अब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल हाइट थे। इस हाइट के बाद तो अब उन्हें यहाँ पर सहने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए उनका परिवर्तन कर दिया गया और उनको अर्थ साइंसेस दिया। मुझे भी ये विभाग पहली बार पता चला है। प्रशांत जी ने बड़ी सही व्याख्या की कि वो जाएंगे वहां पर, और सुनील जी ने कहा कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय है साइंस, और इत्तेफाक से साइंस मेरा भी विषय रहा, लेकिन मैं साइंस बड़ा कमजोर था, इसलिए साइंस का छोड़ के मुझे आर्ट्स में आना पड़ा और तब मुझे आप सामने में ये बैठा हूँ। तो निश्चित रूप से अर्थ साइंसेज में जाके क्या करते हैं वो जाने। दूसरी चीज मेरा कहना है कि पिछले 10 सालों से 9 साल से जो जुडिशरी की स्थिति रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो स्थिति रही है, शुरुआत से ले लीजिए, चाहे जस्टिस बोबडे हो या गोगोई साहब तो खैर थे ही, महान है, अलग बात है, लेकिन ये लेकर सरकार की एक ऐसी आदत हो गई थी कि वो उसे एक फेवरेबल जुडिशरी उसे लग रही थी, और वो फेवरेबल जुडिशरी इससे लग रही थी कि एक तो चीफ जस्टिस के कार्यकाल कम थे, संख्या में ज्यादा नहीं थे, और जो थे भी वो सरकार के पक्ष में कहीं न कहीं झुके रहते थे। हालांकि मुकदमों का फैसला जब आप पढ़ेंगे, 2-3 जजेस का फैसला, जैसे जस्टिस खानविलकर है उनका फैसला पढ़ेंगे, अभी रिटायर हुए जस्टिस MR शाह, इनका फैसला पढ़ेंगे। अभी बहुत लंबा लेख लाइव लॉ में किसी एक अच्छे वकील ने लिखा, इनके हर फैसले की व्याख्या की है, उसमें उन्होंने कहा कि इनका झुकाव एग्जीक्यूटिव की तरफ से है। एग्जीक्यूटिव की तरफ से झुकाव होना बुरा नहीं है, लेकिन आप किस मामले में एग्जीक्यूटिव की तरफ झुक रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में रिजिजू साहब के जाने पर हैरानी नहीं है। अब रहा सवाल मेघवाल साहब का, अब मुझे नहीं पता कि मेघवाल साहब का कानून का कोई बैकग्राउंड है कि नहीं है। मैंने भी इनको संसद में वही टेबल पीठ से ही देखा है और कभी और कोई इनका बयान नहीं देखा है। अब चूंकि राजस्थान से मेरी कोई बहुत वक्तव्य नहीं है, न इनसे उस इलाके से इनकी वक्तव्य जहाँ पे रहने वाले हैं, मैं बहुत नहीं बता पाऊंगा इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर जो अंदरूनी राजनीति है, विजय राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया और इनके जो विरोधी लोग हैं, बीच में सचिन पायलट की तरफ भी थोड़ा झुकाव इनका हुआ है, ये तो इसको ले जाकर ये लगता है कि राजस्थान को किसी तरीके से जीत, क्योंकि जीत के बाद और जीत भी जो बड़ी धमाकेदार जीत है, और जीत ने ये साबित कर दिया है कि अब आपका कोई दांव चलने वाला नहीं है। आपके पास एक ही ब्रह्मास्त्र था, बजरंगबली के नाम पर हिंदुत्व का दांव, वो भी नहीं चला और वो बुरी तरह फेल हो गया। अब आप आगे आते हैं, तेलंगाना में आपकी हालत अच्छी नहीं है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है और उम्मीद है कि वहां से वो निकलेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। मध्य प्रदेश में भी आपके अंदर भी टकराहट है, वो भी कम नहीं है। राजस्थान में दोनों तरफ स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब इनको अगर ये लगातार राज्य हारते चले गए तो इन चुनावों की हार का सबसे बड़ा असर जो है मनोवैज्ञानिक होता है। आज जो खिसक रही बीजेपी की जमीन जो आपने लगाया है, ये बीजेपी वाले भी समझ रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं कि पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसको कि जनता के सामने जाए। कांग्रेस के बारे में कहूं तो जब सुनील जी ने बड़ी सही बात कही कि उत्तर प्रदेश में मेयर के चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर है। वाकई का कोई संगठन कहीं नहीं दिखता, कोई नेता नहीं दिखता, कोई इसका अध्यक्ष है भी तो उसका कोई बहुत नाम नहीं है, कोई बड़ा नेता घूमा नहीं है।
जब उधर योगी जी ने जो है हर जिले जिले में जाकर उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने वैसे ही रैली की जैसे कि वो MP और MLA के चुनाव में करते हैं। प्लस सरकार की तरफ निकायों का चुनाव झुका रहता है, जो भी सरकार सत्ता में रहती है निकाय चुनाव उधर जाता है। तो बहरहाल वो डबल इंजन ट्रिपल इंजन सारा इंजन हो जाए, सारे इंजन हो जाने के बाद भी पिछले 10 सालों में आपने क्या किया, इसका जवाब इनके पास नहीं है। अब मैं इस पर आता हूं कि एजेंडे का आगे क्या होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सबके माध्यम से कि ये अभी भी उसी एजेंडे पर अपने चिपके हुए हैं जैसे कि हिंदुत्व के एजेंडे पे। अब बागेश्वर धाम के बाबा, मैं नहीं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, लेकिन जो उनके बारे में कुछ यूट्यूब पर लिखा है, पढ़ा है और जो सुन रहा हूं उसको देख के साफ साफ लगता है कि जिस तरीके से वो कथावाचक हैं और जिस तरह की कथा कहते हैं, उस तरह के कथावाचन की परंपरा में शायद वो अब तक के सभी निकृष्टतम कथावाचक। मैंने बहुत बड़े बड़े कथावाचकों के साथ सुनने का मौका मिला है बनारस में, जैसे स्वामी राम किंकर जी थे, अखंडानंद जी थे, तुलसी जी महाराज थे, और भी हैं, को मैंने सामने नहीं सुना लेकिन टीवी पे कभी कभी देखा है इस तरीके से। लेकिन अब इनको क्यों उठाया जा रहा है, मुझे कभी कभी डाउट होता है कहीं ये वही खेल तो नहीं है कि जैसे अन्ना हजारे के समय में इंडिया अगेंस्ट करप्शन लाके खड़ा किया गया था, तो अब करप्शन की बात तो कर नहीं सकते। तो करप्शन की बात जैसे ही करेंगे सवाल इन पर उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये भी करप्शन से कम घिरे नहीं है। बस अंतर यह है कि इनके करप्शन की जांच नहीं हो पा रही है और ये जांच होने नहीं देते हैं। तो अब ये हिंदुत्व का एक नया चेहरा ले आए हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब इसमें आगे क्या होता है आगे समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से बिहार में भीड़ जुटी है वो निश्चित रूप से एक बहुत ही हैरानी की बात भी है और तकलीफ की बात भी है कि जिस बिहार ने जेपी मूवमेंट दिया, जिस बिहार ने समाजवादी आंदोलन की नींव रखी, जिस बिहार में CPML के 15 विधायक जीते हुए हैं, तो पहले से ही समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदोलन की जमीन रही है, वहां पर इस तरह से इनका स्वागत होता है। बात बहुत साफ साफ सुनील जी ने कहा कि धर्मगुरु आध्यात्मिक गुरु में अंतर, ये आध्यात्मिक गुरु नहीं है, ये धर्मगुरु है। धर्मगुरु इसीलिए लाए गए हैं और इसीलिए इनकी पूरी तरह से आवभगत हो रही है। मंत्री, भूतपूर्व मंत्री, सारे लोग इनके यहाँ जाकर आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि ये भाग आगे आकर चुनाव प्रचार में मदद करें। मध्य प्रदेश में इनकी क्या स्थिति होती है मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इनका असर पड़ेगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अब आने वाला चुनाव हिंदुत्व, बजरंगबली और धार्मिक प्रतीकों के आधार पर नहीं जीता जा सकता, और जब भी जीता जाएगा जनता के असल मुद्दों पर जीता जाएगा। और असल मुद्दों पर कहने के लिए इनके पास पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन्होंने किया हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस सत्य से ये नहीं वाकिफ है, इनको भी पता है। और जब हमको आपको पता है कि जमीन खिसक रही है, तो हमसे आपसे ज्यादा इनको पता होगा कि इनकी जमीन खिसक रही है। अब उस जमीन को बचाने के लिए क्या करते हैं आगे आने वाला समय बताएगा। हम लोग फिर मिलते रहेंगे, चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा तो हम करते रहेंगे। अर्जुन राम मेघवाल के बारे में और उसमें भी मेज पीटते हुए जो तस्वीर आप लोग बयां कर रहे हैं, कई सारे साथी लिख भी रहे हैं। आप लोगों ने महाभारत में कौरव की उस सभा को आप लोगों को याद होगा जिसमें द्रौपदी का चीरहरण होता है और कौरव जो हैं वो अट्ठास लगाते हैं, और वो दृश्य कई बार वहाँ दिखाई देता है जब एक इंसान बोलता है और पीछे से सब कोई ताली पीटता है, कोई मेज थपथपाता है, वैसे दृश्य और कई बार आंखों देखी वहाँ चूँकि जाना होता रहता है तो बहुत अजीब सी स्थिति नज़र आती है। खैर, आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, अब तो आप जहां बैठे हैं मध्य प्रदेश में वहां भी चुनाव है, और प्रमोद अग्रवाल जी बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, वहां भी चुनाव है। आप लोग चुनावी राज्य से हैं, और डॉक्टर दीपक पाचपोर भी छत्तीसगढ़ में हैं। सब चुनावी राज्य से आप लोग हैं। देखिए, ये अच्छा पैनल है अभी कि कम से कम चुनावी राज्यों से आप लोग हैं और फर्स्ट हैंड यानी ग्राउंड ज़ीरो से आप लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, मेघवाल जी की चर्चा हम कर रहे हैं, उनके बारे में आगे कुछ कहूँ ना कहूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि MOS है उनके पास में। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि इनको लाने से चुनावी राज्यों में बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है? और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी का केस अगर सुप्रीम कोर्ट तक आता है, जो अभी कह रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, कि एक ये भी है कि राहुल गांधी को 2024 का चुनाव किसी भी रूप में उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए, ये भी एक बात चल रही है अंदर खाने में।
क्या ये सफलता नजर आ रही है? क्या किस रूप में देखते हैं पूरे, क्योंकि ये सब कुछ तो चुनावी उसमें चल रहा है, चुनावी रणनीतियां चल रही हैं, उसके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें चल रही हैं, डिसीजंस उसी के इर्द गिर्द हो रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस रूप में देखा जाए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी? राजीव जी, आपने देखा होगा कि कभी ताश खेली है आपने? जब आप ताश खेलते हैं और आप हारने वाले होते हैं, आप हार रहे होते हैं, तो आप पत्ते बहुत ज्यादा फेंटते हैं, बार बार पत्ते फेंटते हैं, ताकि ये भ्रम हो, आप लोगों को भ्रम हो कि आप वाकई पत्ते अलग फेंट रहे हैं और अब जो नतीजे आएंगे वो अलग होंगे। अब दिल्ली में जो पत्ते फेंटे जा रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी को बना दिया गया है। मेघवाल जी बहुत भले आदमी हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और एक प्रमोटी IAS थे। पहले वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में थे, फिर उनका प्रमोशन हो गया क्योंकि सत्ता से उनका अच्छा संबंध रहा और वो प्रमोशन पा गए। और अब किरण रिजिजू साहब की जगह उनको विधि मंत्रालय सौंपा गया है। किरण रिजिजू ने वो जो काम किए उसमें बड़े जबरदस्त काम थे। एक तो उन्होंने कहा अंकल जज सिंड्रोम वाली बात उन्होंने कही थी। फिर उन्होंने रह रह के बार बार ये बातें कही कि कॉलेजियम प्रणाली को संविधान के लिए विदेशी बताया था, उनका ये विदेशी प्रणाली है। और ये भी कहा था कि कभी भी ये मत कहिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का नाम लिए बगैर कहा था, कभी भी ये मत कहिए कि सरकार फाइलों पर बैठी है। सरकार अगर ऐसा है तो आप सरकार को फाइलें मत भेजिए, खुद ही नियुक्त कर दीजिए। जब आप शो चलाते हैं तो हमें क्यों दोषी कहते हैं, ये उन्होंने कहा था। तो रिजिजू साहब ऐसे हैं जो कई विभागों में रहे हैं और बड़े प्रतिभाशाली आदमी हैं। और अब वे हालांकि वे कला के विद्यार्थी रहे, BA किया है उन्होंने, शुरुआती पढ़ाई उनकी, लेकिन अब वो बड़ा विज्ञान सम्मत विभाग देखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। अभी यहां आने के पहले अभी 6 बजे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर में थे और उनके साथ चर्चा कर रहे थे हम 7-8 पत्रकार। तो ये बात हुई कि एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है? तो उन्होंने कहा अभी मैं ये बात नहीं कहूंगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत है। तो एक हमारे साथी ने पूछा अच्छा ये बता दीजिए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कहां कमजोर है? तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में हर सीट पर कमजोर है। उनकी बात का अर्थ यह था कि हम हर सीट पर ये तैयारी कर रहे हैं कि हमें जीतना है और हम पूरी तैयारी करके आएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो PPT वाली सरकार है, ये सरकार जो PPT प्रेजेंटेशन देती है और जो अफसर PPT प्रेजेंटेशन देख के वाहवाही कर पा लेते हैं, प्रमोशन हो जाता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम ये देखेंगे कि हम जो सुविधा लोगों तक दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो सुविधा लोगों तक देना चाहती है वो उन तक पहुंचती है या नहीं। और मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि यहां मध्य प्रदेश में बीजेपी की जमीन इतनी खिसक रही है। एक दिन पहले यहां एक बड़े विशेषज्ञ आए थे चुनाव के बारे में, बड़े जानकार थे। तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक में तो 4 साल पुरानी ही बीजेपी की सरकार थी जिसके प्रति लोगों के मन में नाराजगी थी। मध्य प्रदेश में तो ये 18 साढ़े 18 साल पुरानी सरकार है जिसमें उमा भारती भी मुख्यमंत्री रही हैं, बाबूलाल गौर भी रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान भी रहे हैं। इन सब के प्रति जो नाराजगी लोगों के मन में है वो इतनी ज्यादा है कि अगर कांग्रेस उसको ठीक से अपनी लड़ाई लड़ ले तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल आएगी। और मुझे लगता है कि बीजेपी की जमीन हर राज्य से खिसकती जा रही है और कर्नाटक ने उसका इशारा किया है। और जिन राज्यों में वो मेल जोल की सरकार, खरीदी हुई सरकार चला रही है, वहां भी कांग्रेस बीजेपी के सामने चुनौती है और वहां उसे लगता है कि कहीं कांग्रेस वापस सत्ता में ना आ जाए। ये सब खाका बीजेपी को लग रहा है और बीजेपी इस बारे में पूरी एहतियात बरत रही है। दिखावे के लिए उसे कुछ न कुछ करना जरूरी है। कर्नाटक में हारे हैं तो पत्ते फेंटना जरूरी ताकि खबरों में, अखबारों में ये खबर आए कि देखिए कितना बदलाव कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, कितने सक्रिय हैं। और खबरों से लोगों का ध्यान जाए, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से लोगों का ध्यान बटे, इसकी तरफ भी उनकी कोशिश होगी।
मेघवाल साहब एक बड़े वो भी उन्हीं चीजों में यकीन करते हैं जिनमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी भरोसा करते हैं। साइकिल से संसद जाते रहे वे, बड़ी खबरें बनवाते रहे कि साइकिल से संसद जाते हैं और पर्यावरण के प्रति सक्रिय हैं, सचेत हैं, इस तरह की खबरें उनके बारे में बनती रही। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया हो कि उनके अब तक के विभाग में उनका काम बहुत अच्छा रहा हो, ये बात नहीं कही जा सकती। एमओएस को कई लोग मानते हैं कि एमओएस ऐसा ही महत्वपूर्ण मंत्री होता है जो कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री होता है, प्रधानमंत्री से सीधा संबंध है। तो कई लोग मानते हैं कि ये मेघवाल जी का बड़ा प्रमोशन है और राजस्थान में हो सकता है कि इसका असर अच्छा पड़े। हालांकि राजस्थान के तो हमारे स्पीकर महोदय हैं ही, वे खुद भी कई बार ऐसे काम करते हैं जो मंत्री लोग नहीं कर पाते या प्रधानमंत्री नहीं कर पाते, ऐसे काम वो करते हैं। तो बीजेपी को लगता है कि अगर ये सारी बातें होगी तो हमें विधानसभा चुनाव में मदद मिलेगी। लेकिन लगे हाथ एक बात और बताना चाहूंगी, 25 मई को सीबीआई के नए डायरेक्टर जनरल शपथ लेने वाले हैं, अपना जिम्मेदारी लेने वाले हैं और कर्नाटक में नई सरकार शपथ लेगी और अगले 4 दिन बाद 5 दिन बाद वो शपथ ले लेंगे, वो अपने ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। और पिछले 3 बार से हमने देखा है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी हारी है और वहां या बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, वहां उसी राज्य के किसी न किसी आईपीएस को सीबीआई का प्रमुख बना दिया गया। तो लगता है कि मध्य प्रदेश में ऋषि कुमार शुक्ला थे जिनको सीबीआई का प्रमुख बना दिया गया था, जिनके बाद कमलनाथ की सरकार गिरी। महाराष्ट्र में आपने देखा कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, उसके पीछे भी सीबीआई थी। और अब कर्नाटक में सीबीआई ने बहुत सारी छापे बीके शिव कुमार के यहाँ डाले थे, कांग्रेस के तमाम नेताओं के डाले थे वहां पे। और दूसरी जिम्मेदारी शायद अब बीजेपी को छत्तीसगढ़ में दिख रही है, जो बार बार आरोप लगाए जा रही है छत्तीसगढ़ में ये घोटाला वो घोटाला। तो अब छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी सीबीआई के जरिए तैयारी कर रही है, यानी इन राज्यों में चुनाव की तैयारी बीजेपी नहीं कर रही है, सीबीआई कर रही है। तो सीबीआई बीजेपी के दूसरे चेहरे के रूप में आ रही है और ये बताता है कि बीजेपी किस स्थिति में है, क्या क्या तैयारियां उसकी चल रही है, संस्थाओं का दुरुपयोग करके किस हद तक वो जा सकती। राजीव जी सीबीआई तक, और 25 तारीख को सीबीआई के नए डायरेक्टर जनरल जो हैं वो शपथ ले रहे हैं और उससे पहले केंद्रीय मंत्री को हटाकर, कानून मंत्री को हटाकर अब नए कानून मंत्री बना दिए गए हैं। और इसके क्या मायने हैं ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या सचमुच खिसक रही है बीजेपी की ज़मीन, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? कर्नाटक के जो डीजीपी थे उनको सीबीआई का चीफ बनाया गया है। महाराष्ट्र जब चुनाव हारे तो महाराष्ट्र के जो डीजीपी थे उनको सीबीआई चीफ बनाया गया था। और ऐसी ही खबर मध्य प्रदेश के डीजीपी को लेकर के भी थी कि मध्य प्रदेश के डीजीपी, मध्य प्रदेश चुनाव जब 2018 में बीजेपी हारी थी तो उनको सीबीआई चीफ बनाया गया था। खैर, इसकी जांच मैंने नहीं की है, इसलिए ये चूँकि खबरें चल रही थी तो वो खबर आप तक रख रहा हूं। लेकिन इतना है कि कर्नाटक चुनाव हारने के बाद कर्नाटक के डीजीपी को सीबीआई का चीफ बनाना क्या मायने रखता है, इस पर थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, आगे भी करेंगे आने वाले समय में। लेकिन अब समझना चाहते हैं, जो चर्चा हम कर रहे हैं उसी की तरफ बढ़ते हैं और आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपुर जी। समझना चाहता हूं आप किस रूप में देखते हैं कानून मंत्रालय का इधर से उधर जाना, इस हाथ से उस हाथ जाना, और दूसरी तरफ कर्नाटक चुनाव में जो पहले से था वही हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। सिद्धारमैया सीएम बनेंगे ये पहले से था, और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे या डीके शिव कुमार को और कोई पोर्टफोलियो दिया जाएगा, गृह मंत्रालय दिया जाएगा, फाइनेंस मंत्रालय दिया जाएगा, इसकी चर्चा ज़रूर हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जिसकी चर्चा यहाँ ज़रूरी है वो ये है दीपक जी कि क्या ये जो विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया गया, प्रमुखों को बुलाया गया है, एक बार फिर से यहाँ वो 2019 वाली तस्वीर हम तो देखेंगे, लेकिन क्या ये 2019 के जनवरी में तस्वीर कुछ और थी, उसके बाद तस्वीर कुछ और हो गई थी, ये भी था।
कल इस चर्चा को थोड़ी सी हमने इस पर बात की भी थी कि क्या 2019 वाली तस्वीर 2024 में हम देख रहे हैं या कुछ और है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे नेताओं को इनविटेशन जा चुका है, जिनको नहीं गया उनके नाम पहले गिना चुका हूं। जरा विपक्षी दल की बात आपके जरिए करना चाहता हूं और उसमें ये जो परिवर्तन हुआ है ये क्या मायने रखता है? राजू जी देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं या जानते हैं कि वहां जमीन खिसकती नहीं, जमीन धसकती है, उसका जिसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड होता है। भारतीय जनता पार्टी के सामने केवल जमीन खिसकने का खतरा नहीं, पूरी की पूरी उसकी जो जमीन जो है वो धसकते जा रही लगातार। उसके बहुत सारे कारण है। उसमें जो बहुत ताजा जो लैंडस्लाइड हुआ है वो कर्नाटक के कारण हुआ है, और कर्नाटक को लेके एक उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को कि जितने देर से इनका एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का या जो भी है इनका कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह के बारे में जितना देर से निर्णय होगा, उतने ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कहने को और करने को बहुत कुछ रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और पार्टी जो है फिर से एक बार उससे समय 2-3 दिन का लिया, जो बहुत ही स्वाभाविक है। और उसके बाद ये दिख रहा है कि बिना किसी मतभेद के जो है शिव कुमार और सिद्धारमैया जो है वो नेतृत्व करने के लिए आ गए हैं, और कल शायद इसका भी शपथ ग्रहण समारोह वगैरह हो जाएगा, ये अपनी जगह पर है। दूसरी बात देखिए, मेघवाल जी को हटाने का जो मामला है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केवल यहाँ नहीं जितनी राज्य सरकारें भी हैं, उनके पास किसी भी तरह का प्रशासनिक कौशल है ही नहीं। वो एक ही चीज को जानते हैं, वो जानते हैं बदल दो। जैसे बहुत सारे आजकल के आधुनिक उपकरणों में रिपेयर नहीं होता, उसमें किसी तरीके के कोई सुधार नहीं होता, उसमें सीधे सीधे जो होता है वो रिप्लेसमेंट है। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति ये है कि इसमें न तो कोई मंथन होता है, न तो कोई बातचीत होती है। आप देखिए, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, चाहे प्रशासनिक निर्णय हो, राजनीतिक निर्णय हो, कोई पिछले कुछ सालों से बिल्कुल नहीं जान रहा है कि उसके बारे में कब कैबिनेट बैठी, कब एक विचार मंथन हुआ, कब उसमें फैसला लिया गया, कब उसमें संवाद किया गया, कैसे लोगों से क्या बातचीत हुई, क्या मीडिया को बताया गया, क्या जो स्टेक होल्डर्स है वो कोई निर्णय लेते हैं। तो वो पद्धति खत्म ही हो गई है। असली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बस चले तो वो सारे के सारे विभागों को ही खत्म कर दे, उनके पास केवल पीएमओ रहे और दूसरा गृह मंत्री जो है, गृह मंत्रालय जो है, यही दो हो जाए, बाकी सबको खत्म कर दे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब भाई आप देखिए, रेलवे मंत्रालय, रेलवे का सारा झंडी दिखाने से लेके ट्रेन में घूमने फिरने का काम जो है वो खुद मोदी जी कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय का जो काम है वो सारे के सारे खुद ही आर्मी की ड्रेस पहन के और सैल्यूट लेते हैं जीप पर खड़े होकर और पनडुब्बियों पे जाके। और बेचारे जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनका काम एक ही है कि जब रफाल का विमान आता है तो उस विमान में जाके टायर के नीचे जो है वो नींबू वगैरह रखने का काम करते हैं, बताते हैं कि भाई ऐसे भी शिकंजी बनाई जा सकती है। आप दूसरे तरह के जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी मंत्री हैं, उनका अगर आप खत्म भी कर देंगे तो भी ये देश चलता रहेगा, क्योंकि देश जो है एक महामानव के हाथ में है। वो इतना सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है कि उसे और किसी विभाग की जरूरत नहीं है, लेकिन उतना क्रांतिकारी कदम वो उठा नहीं सकते। तो अगर कानून मंत्रालय में कुछ गड़बड़ियां थी तो उन गड़बड़ियों को ठीक किया जाना चाहिए था, या बताया जाना चाहिए था कि भाई रिजिजू को क्यों हटाया जा रहा है। कम से कम इंटरनली तो उसके ऊपर डिस्कस हो, उसके बाद कुछ तो पता चले। जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं है, ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने एक तरह से जतला दिया है। हम क्या निर्णय लेते हैं आपको जानने का कोई हक नहीं है, हम ना आपको बताएंगे, आपसे सीधे हम चुनाव के वक्त मिलेंगे। दूसरी बात, मेघवाल साहब वही हैं जिन्होंने बताया था कि उनकी जो कंपनी है भाभी जी पापड़, उस पापड़ से कोरोना ठीक हो जाता है। और ये अलग बात है कि खुद मेघवाल साहब बीमार पड़ गए थे, कोरोना से ही बीमार पड़ गए थे। तो उसके बाद उनकी फैक्ट्री जो है पता नहीं वो चल रही कि नहीं चल रही है, तो पापड़ कंपनी चल रही है कि उसकी क्या हालत नहीं जानता। तो ऐसे मंत्री से आप क्या बहुत ज्यादा ये उम्मीद करें कि ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी की छवि लगातार गिर रही है, वो लगातार सवालों से घिर रही है, क्या मेघवाल जी केवल आप उसको एक इमेज बना के आप सोचते हैं कि राजस्थान में पूरा का पूरा चुनाव जीत लेंगे? चुनाव जीतने के लिए आपको मेघवाल वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आप जीतना ही चाहते हैं, जो आप करते भी हैं, तो आपके पास तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वो तो है ना, उसके रहते आपको मेघवाल जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है। लेकिन रिजिजू को जो एक हटाया गया, मुझे उसके पीछे एक बहुत ही गंभीर कारण ये लगता है कि बहुत जल्दी ही
अमेरिका जाने वाले हैं, हमारे राहुल गांधी भी जाने वाले हैं और हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी भी जाने वाले हैं। इस बीच जो रिपोर्ट आई है, रिलीजन फ्रीडम की जो रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है, तो उसका जो संबंध है कि भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, उसके जरिए सारी चीजें इस समय विदेश में भी पहुंच गई है और लोग जान गए हैं कि यहाँ पर का जो कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है वो कितनी खराब है। ये बात सारी दुनिया में पता चल गई है। राहुल जाएंगे, राहुल वहां जाके बताएंगे कि यहाँ क्या 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 हालत है, और उसके बाद देखिए मोदी जी को जाना है, और अब जो मोदी जी जाने वाले हैं वहां पर, वो एक होस्टाइल प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को मिलेंगे। कारण क्योंकि इन्हीं बाइडेन के खिलाफ एक तरह से कहिए कि उन्होंने चुनाव प्रचार किया था यह कहकर कि अब की बार ट्रंप सरकार। उसके बाद पहली बार चूंकि जाके बाइडेन साहब से मिलने वाले हैं वहां पर, तो बहुत कठिन समय रहेगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो हालत को ठीक करने के लिए और लोगों के सामने ये बताने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा हमारा कानून मंत्री जो था, जो कहता था कि जो पूर्व न्यायाधीश है वो एंटी इंडिया गैंग के सदस्य हैं, या अनेक तरह के उनके जो विवादास्पद बयान रहे हैं, या फिर कानून और व्यवस्था को संभालने में भी नाकाम मंत्री रहे हैं वो। इस गृह मंत्री ने वहां जाकर अभी कर्नाटक में कहा कि अगर आप कांग्रेस की सरकार को नहीं लाएंगे तो यहाँ पर दंगे हो जाएंगे। तो कायदे से जो इसके खिलाफ जो कार्रवाई करने की जो जिम्मेदारी थी वो तो कानून मंत्री की थी। कानून मंत्री के रूप में रिजिजू बेहद असफल रहे हैं, ये बात तो सबको माननी पड़ेगी। उनके रहते रहते कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से ध्वस्त हुई है भारत में। जितने तरह के अशांति है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कानून मंत्री उसका निश्चित रूप से जिम्मेदार है। तो आगामी जो यात्रा है अमेरिका की, राहुल गांधी की यात्रा का संबंध भी इससे है, मोदी जी की यात्रा का भी संबंध रिजिजू को हटाए जाने का है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए एक तरह से एक साफ सुथरा चेहरा लेके मोदी जी जाना चाहते हैं अमेरिका, ऐसा मैं सोचता हूं। क्योंकि इस बीच मोदी जी पर बहुत तरह की चीजें आ गई है सामने, हाथ या सरकार में लोगों का मॉब लिंचिंग, फिर उसके बाद एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ टारगेट होना, धार्मिक स्वतंत्रता का जो हनन हुआ है भारत में लोगों को, विशेषकर अल्पसंख्यकों के साथ जो हुआ है, ये बातें विदेश में जा रही हैं और इसको फेस कम करना पड़े या लोगों की नाराजगी कम झेलनी पड़े, इसकी भी एक तैयारी के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। राजीव जी जी, अमेरिका अभी सामने बहुत अमेरिका की चर्चा होगी आने वाले समय में, क्योंकि राहुल गांधी पहले और 10 दिनों के लिए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे। और दीपक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक ही चीज जोड़ना ये चाहता था, केवल एक लाइन में, कि वो बहुत ही मौजूद शेर है दुष्यंत कुमार का, तुम्हारे नीचे कोई जमीन नहीं है फिर भी कमाल ये है कि तुम्हें इसका यकीन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हमारे नीचे आज भी जमीन है, लेकिन जमीन खिसक चुकी है। राजीव जी जी, जमीन खिसक चुकी है। क्या आपको भी लगता है अमलेंदु उपाध्याय जी कि बीजेपी की जो जमीन है वो खिसक चुकी है या खिसक रही है? राजीव जी लोग हैं, अब उनका क्या कहा जाए, ये पता है कि नहीं जमीन खिसक रही है कि नहीं खिसक रही है। तो ये तो धरती पकड़ रहते, हमारे यहाँ हुआ करते थे धरती पकड़, वो ग्राम प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक का सब चुनाव लड़ते थे, उनका नाम था धरती पकड़। तो वो बहुत चुनाव लड़े थे पूरी जिंदगी भर, हारते ही रहते थे सारे चुनाव। अब ये धरती पकड़ टाइप के लोग जो है ये जमीन किस तरीके से बचा रहे हैं अपनी, या जमीन जो गिरवी रख रहे हैं अपनी, या जमीन जो है बटाई पे ली में नहीं आता है क्या मामला। लेकिन जो कुल मिला के जो मुझको लगता है राजनीति में किरण रिजिजू को हटाया जाना जो है, ये लंबे प्लॉट का हिस्सा है, कोई तात्कालिक इसके परिघटना ऐसी लगती नहीं है। इसके पीछे मुझे जो काम लगती है पड़ोस के देश में क्या चल रहा है। मोदी जी के मित्र जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके भाई वहां प्रधानमंत्री हैं आजकल, दुर्भाग्य से शहबाज शरीफ साहब, और इमरान वहां के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद वहां सेना के क्वार्टर्स पे, उनके सेना के अधिकारियों के घरों पे जनता ने हमले किए, और जिस तरीके से वहाँ सब चीज़ें हुई, और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ के और वहाँ के हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बीच में इंटरफेरेंस किया, तो वहाँ पाकिस्तान में जो है आप आगे देखिए तो पाकिस्तानी चर्चा क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस समय डेमोक्रेसी पाकिस्तान की जो है वो खतरे में है,
और जनता और सुप्रीम कोर्ट जो है वो डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई लड़ रही है, और सेना और सरकार जो एक साथ हो गए। प्रशांत जी जिस तरह इशारा करके गए थोड़ी देर पहले कि राहुल गांधी को जो है वो किस तरीके से रोके रखना है, 2024 के चुनाव में नहीं आने, मुझे लगता है कि ये उस प्लॉट का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि किरण रिजिजू साहब की जो बयानबाजियां हैं वो ऐसा नहीं है कि किरण रिजिजू साहब जो अपने मन से बोल देते होंगे सब कुछ। वहां मन से मन की बातें करने का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति को है, उसके अलावा किसी को कोई भी मनमौजी बातें करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो पर्ची लिख के आती होगी बोलते वो वही होंगे, लेकिन चूंकि ये संदेश देना था न्यायपालिका को, मुझे लगता है खासतौर से कि ये जो बयानबाजी हो रही थी ये उनके मन की बातें थी रिजिजू साहब की, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ताकि यहाँ जो है एक टकराव की पालिका के साथ बन रही थी वो उस पर किसी तरीके से विराम लगाया जाए। मुझे लगता है कि इसके पीछे मुख्य कारण जो है वो ये है किरण रिजिजू को रोक दिया गया। अब जहां तक प्रमोद जी ने कहा कि उन्होंने गोली मारो जैसी बात नहीं की, लेकिन वो जूता मारने की बात कर चुके थे पहले किरण रिजिजू साहब, और एक मीडिया रिपोर्ट छपी थी या 2017 में अरुणाचल प्रदेश में ठेका था पनबिजली का, शायद उसमें कोई घबरा घोटाले की खबर थी, और उसमें बताया जाता था कि रिजिजू साहब के भाई जो है उसमें कॉन्ट्रैक्टर थे या सब कॉन्ट्रैक्टर थे। तो मीडिया से बात करते ही उन्होंने कहा था कि अगर जिसने भी ये रिपोर्ट लिखी है वो अरुणाचल आएगा तो जूतों से उसकी पिटाई होगी, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। तो रिजिजू साहब का हटाया ना ये। लेकिन जहाँ तक अर्जुना मेघवाल का सवाल है राजीव जी, मुझे लगता है कि आपने बात कही कि वो क्या इससे राजस्थान को साधने की कोशिश हो रही है। राजस्थान को साधने की कोशिश हो रही हो या नहीं हो रही हो, लेकिन राजस्थानीय अलगाव बढ़ाने की कोशिश जरूर हो रही है। तो पहले भरतपुर में कुछ घटनाएं हुई राजीव जी, वहां जाट समुदाय और जाटव समुदाय के बीच में संघर्ष की घटनाएं हुई। इधर जो दिल्ली के जंतर मंतर पे पहलवान लड़कियां बैठी हुई हैं, उनको ये निरूपित किया जा रहा है कि ये जाट समुदाय का आंदोलन है, और उधर वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया जाना है, तो जातीय संघर्ष राजस्थान के अंदर किस तरीके से बढ़ाया जाए उसके लिए भी एक ये पहल हो सकती है। हालांकि वहां जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो मोदी जी के ज्यादा अच्छे नजदीकी समझे जाते हैं बकौल अर्जुना मेघवाल के, और जो सरकार गिराने की जिम्मेदारी थी वो समझा जाता है कि उन्हीं को शेखावत साहब को ही दी गई थी वहां जो ऑपरेशन लोटस चलाया जाना था। तो लेकिन अब ये चूंकि राजस्थान का चुनाव भी सर पे है तो वहां भी कुछ ना कुछ खुरापाते करनी है और संदेश दिया जाने हैं कि देखिए हमने आपका मंत्री बना दिया है और इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय कानून मंत्रालय है उसको दे दिया है। तो ये सारी बातें वहां जो कही जानी है, तो इसके लिए भी उनको अर्जुना मेघवाल को बनाया जा सकता है। अब वो कितना कानून का काम करेंगे और कितना मेज थपथपाने का काम करेंगे वो तो अलग की बात है, क्योंकि काम उनका असली मेज थपथपाने का, ये तो वही मेज थपथपाएंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं, वो काम उनसे कोई नहीं छीन सकता है। तो इसलिए जो है वो अपना काम जो है बदस्तूर जारी रखेंगे। और वैसे भी केंद्र में मंत्रियों के पास काम ही कहाँ है, काम तो 24 घंटे मोदी जी करते हैं सब। तो मंत्रीगण जो है वो तो केवल घूमने घामने के लिए है, अपना दौरा करने के लिए है, तो जाते हैं, तो अर्जुना मेघवाल भी जाएंगे। काम तो मोदी जी को करना है 24-24 घंटे, वो कर रहे हैं 24-24 घंटे मोदी जी का। तो देश का जितना जो है काम करके कबाड़ा किया जा सकता है वो जो कर रहे हैं, तो उसमें इनका भी थोड़ा सा योगदान होगा तो हो जाएगा थोड़ा सा योगदान। कुल मिला के मुझे लगता है राजीव जी की स्थितियां यही है कि इसके पीछे जो है वो फिलहाल जो राजस्थान का चुनाव है उसकी थोड़ा लाभ लेने की कोशिश, और दूसरा न्यायपालिका को संदेश देने की कोशिश कि रिजिजू साहब जो बातें कर रहे थे वो उनके मन की बातें थी, ये सरकार के मन की बात नहीं थी। ये एक संदेश देने की जो है वो कोशिश हो सकती है। प्रमोद अग्रवाल जी, क्या ये जो डिसीजन है जो चेंज किया गया, ये कर्नाटक चुनाव के को अगर सामने रखा जाए, उसके रिजल्ट के संदर्भ में देखा जाए, तो क्या वो भी असर माना जा सकता है कि उसका असर है? राजीव जी, कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, मोदी जी का आशीर्वाद पाइए। पहिए बदल रहे हैं, इंजन कब बदलेंगे? अगर यूपी का एक इंजन गया था, जिस लोकसभा में गया था कर्नाटक की, वहां 8 विधानसभा सीटें हैं, 2 में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई और 8 की 8 हार गए। प्रधानमंत्री जिन विधानसभाओं में प्रचार किए उनमें भी जमानत जब्त हो गई। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? उत्तर प्रदेश में भी नगर निकाय के चुनाव में 20 ऐसे जगह हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। यह बात नोएडा का मीडिया तो बताता नहीं है, और
अखबार वालों पर सीबीआई के छापे डाल डालकर इतना भयभीत किया हुआ है कि जो हम कह रहे हैं वो छापिए, नहीं तो ना छापिए। कुछ 26 लोकसभा सीटों पर आप पीछे रहे हैं कर्नाटका में, और उतनी ही आप जीतते थे पिछले बार। तो ये असफलता रिजिजू की कहां है? ये तो पूरी सरकार की असफलता है। उसका ठीकरा अगर रिजिजू पर फोड़ रहे हैं तो ये गलत बात है। हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरह वो शिव कुमार को घेरना चाहते थे, उस मामले में किरण रिजिजू कानून के जरिए कुछ कर नहीं पाए। जेल जरूर गए थे शिव कुमार, लेकिन अंततः उन्हें छोड़ना पड़ा। अन्य जैसे लोगों को 105 दिन श्रीमान चिदंबरम जी को रखा गया जेल में, और अंततः कोर्ट ने कह दिया था कि ये तो मामला ही नहीं बनता। वैसा नहीं करा पाए रिजिजू, और शिव कुमार छूट गए। आर्यन खान के मामले में सही हो रहा है, जिस वानखेड़े को नेशनल हीरो बनाकर पेश किया गया था कि वो पूरे देश को ड्रग्स माफिया से अलग कर देगा, वो आर्यन खान खुद एक्सपोज हैं। तो वो वानखेड़े खुद एक्सपोज हैं, और देश देख रहा है कि जिसको हीरो बनाया था आपने, आज वो खुद अपराधी बना खड़ा है। तो हो सकता है कुछ ऐसे मामले हों जिसमें सत्ता जैसा चाहती हो किरण रिजिजू से, वैसा वो कर पाने में असफल रहे। इसलिए एक नया प्रयोग किया जा रहा है। और दूसरा फायदा ये उठाना चाहते हैं कि जैसे राष्ट्रपति हमने शेड्यूल ट्राइब बना दिया और कानून मंत्री अब हम शेड्यूल कास्ट बना देते हैं, तो ये मैसेज दें कि देखिए इस जाति वर्ग का हम कितना ख्याल रख रहे हैं कि देश के तमाम बड़े पदों पर उनको बिठा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सजा मंत्रियों को मिलनी चाहिए। सजा तो इंजन को ही मिलनी चाहिए जो खींच नहीं पा रहा है गाड़ी और डब्बों के पहिए बदल रहा है। जी जी राजीव जी, कुछ और बोलना चाह रहे थे प्रमोद जी? नहीं, मैं इस मामले पर कुछ नहीं बोलना चाहता, खाली एक बात और कहना चाहता हूं। कर्नाटका के मामले में जहां पर 5 गारंटी दी हुई है कांग्रेस ने, सुरजेवाला जी ने आज कहा है कि हम पहली बैठक में उस गारंटियों पर शुरू कर देंगे। इस लिहाज से मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, यहां पर भी चुनाव है आने वाले 4-6 महीने में। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भूपेश बघेल की जो सरकार बनी थी 5 साल पहले, उसने भी इसी तरह की गारंटियों पर अपना चुनाव अभियान शुरू किया था, चुनाव जीता भी, और जो गारंटियां दी गई थी उनसे ज्यादा पूरी कर दी गई। भूपेश बघेल की सरकार गुड गवर्नेंस का अच्छा उदाहरण है। यहां पर बेरोजगारी पूरे देश में सबसे कम है, यहां पर किसान की जेब में पैसा है। ये एक एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने बहुत कम संसाधनों के बावजूद किसानों से यहां की जो मुख्य फसल होती है धान, उसे 700 रुपए क्विंटल ज्यादा देकर खरीदा है, और यह काम लगातार करती रही है, चाहे वो उसके लिए उसको कुछ किसी तरह का भी अरेंजमेंट करना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आदिवासी नाम था नंद कुमार साय, भाजपा के पास। वो भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए हैं। बड़े आदिवासी नेता हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, और बहुत शैशव काल भाजपा का उन्होंने देखा है और इस राज्य में उस पार्टी को खड़ा किया है। उनका चला जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है इस राज्य में, क्योंकि 29 विधानसभा सीटें शेड्यूल ट्राइब्स की हैं, और आज के तारीख में भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था जो ट्राइब्स को साध सकता। ठीक इसी तरह का मामला हुआ था पिछले चुनाव के दौरान, जब 18 में चुनाव हुए थे, तो अटल जी की भतीजी करुणा शुक्ला हुआ करती थी, उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी, और यही कहकर छोड़ा था कि वहां पर अब कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। यही कहकर छोड़ा था कि अब वो
अटल आडवाणी वाली भाजपा नहीं रह गई है, अब यह तानाशाही वाली भाजपा रह गई है। ठीक वैसा ही आरोप साय भी लगा रहे हैं। किरण रिजिजू का जाना भी उसी तानाशाही की पृष्ठभूमि को ही परिलक्षित करता है। मैंने पहले भी कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन पर आप तानाशाही कर रहे हैं उनको बदलते बदलते वो सारे एक हो जाएं और आपको बदल दें। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बदलते बदलते एक हो जाएं और आपको बदल दें, बहुत बड़ी बात। और क्या तानाशाही की तरफ बढ़ रही है सरकार? सवाल तो उठते हैं और कई बार तानाशाही शब्द, हिटलर शाही या ऐसे फासिज्म, ऐसे सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है वर्तमान सरकार के लिए, कई लोग करते हैं। और ये सरकार को देखना होगा कि आखिर ऐसे प्रयोग क्यों हो रहे हैं, उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं, ये तो अंदर खाने झांकने की ज़रूरत है। सुनील शुक्ला जी, जल्दी से आना चाहता हूँ आपके पास। मैं जान रहा हूँ कि समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी एक छोटा छोटा कमेंट आप लोगों से लेना चाहूँगा। और कर्नाटक चुनाव और कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद कुछ दो डिसीजन, एक सबसे पहला डिसीजन कि वहाँ के डीजीपी को सीबीआई का चीफ बनाया जाता है, और दूसरा डिसीजन देखिए कि कानून मंत्री हटा दिए जाते हैं, नए कानून मंत्री लाए जाते हैं। क्या ये अगले चुनाव की तैयारी है? ज़रा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, मतलब आपसे भी और सिंह साहब के पास भी आऊँगा, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास भी आऊँगा। जी नहीं, निश्चित रूप ये तो प्रकाश जी ने भी ये बात को कहा कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है वहाँ के डीजीपी को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया जाता है। ये पिछले कई उदाहरण उन्होंने गिनाए। या कुछ लोग, और उस डीजीपी को श्री कुमार साहब कह चुके थे कि सबसे नालायक है, तमाम तरह के उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, और एक आध सरकार हमारी बनेगी तो हम जांच कराएंगे, क्या करेंगे, तुरंत वहां से वो चले गए। तो ये तो एक मतलब ये निश्चित रूप से यह है कि इसका कुछ ना कोई मतलब है, और इसका कैसे दुरुपयोग किया जाए, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो ही रहा है, सबके सामने है। लेकिन ये भी है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जितना ही होगा यह इस सरकार के लिए उतना ही घातक होगा। रही बात किरण रिजिजू साहब के हटने का कोई बहुत मतलब नहीं मानता है। मैं मानता हूं कि किरण रिजिजू जी अपने बूते कुछ नहीं कर रहे थे, उनके पास इतनी ताकत कभी नहीं थी, किसी के पास उतनी ताकत नहीं कि अपने मन की बात को कह ले। उनसे जो कहलवाया जाता था, जो कहा जाता रहा होगा करने के लिए, वो कह रहे होंगे। और यह है कि केवल उनको अगर उनको हटा दिया गया है तो ये कोई बहुत विधि मंत्रालय में बहुत अच्छा काम ही नहीं हो रहा था, तमाम तरह के विवाद उनको लेकर के थे भी। लेकिन इनके हटने से कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला है, यह मुझे स्वीकार करने में सुविधा होगी। मेघवाल साहब को लाने से राजस्थान में कोई राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, यह भी मुझे स्वीकार करने में दिक्कत है। वहां पर मैंने पहले से ही अगर वसुंधरा राजे जी को किराने करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष साहब ओम बिरला साहब पहले से लाइन में हैं, गजेंद्र शेखावत साहब पहले से लाइन में हैं, राजवर्धन सिंह राठौर साहब पहले से लाइन में हैं, पुनिया साहब ऑलरेडी वहाँ अपना कदम ताल किए हुए हैं। नेताओं की लंबी फहरिस्त है, जो नेता वसुंधरा राजे को हटा करके और बीजेपी को वहां स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि उनके पास न तो वसुंधरा राजे जैसा जननायक नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी स्वीकृति पूरे राज्य में हो। भरतपुर से लेकर के और बीकानेर तक जिसकी उपस्थिति हो, बाड़मेर तक जिसकी उपस्थिति हो, लोगों के बीच में जिसका से हो, ऐसा कोई नेता उनके पास नहीं। जो काम इन्होंने कर्नाटक में किया, येदियुरप्पा साहब को किनारे करके नए नए नेताओं को और बढ़ाने की कोशिश की, नए तरह का राजनीतिक समीकरण तैयार करने का प्रयास किया, जो फेल हो गया। आज कोई भी राजनीतिक दल अपने स्थापित जन नेता को हटा करके चुनाव के समय प्रयोग करने की स्थिति आवे, या मैंने दुस्साहस यही लोग कर सकते हैं, आगे तो कोई नहीं कर सकता, और किसी न यह उचित है, न तो इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन ये लोग कर रहे हैं। वसुंधरा राजे का बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। वसुंधरा राजे को जितना ही ये उपेक्षित करेंगे भारतीय जनता पार्टी उतना ही कमजोर होती चली जाएगी। इनके विपरीत अशोक गहलोत के रूप में कांग्रेस के पास एक मजबूत जन नेता है, जिसके से है, जिनका इम्पैक्ट है, जिनके लोगों के बीच में जिनकी साख है। और इसीलिए आप देखिए कि सचिन पायलट के तमाम प्रयासों के बावजूद भी मतलब अशोक गहलोत को हटाने के लिए कांग्रेस कुछ सोच भी नहीं पा रही है। तो और ये मेघवाल साहब को इतने बड़े नेता नहीं है, मेघवाल साहब तो खुद भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी हटने के बाद ये लोकसभा का चुनाव जीत करके आ गए और मंत्री बन गए। लेकिन कोई ऐसा कोई समीकरण बन जाएगा इनके मंत्री तो तब से ही हैं, लगातार मंत्री बने हुए हैं। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी थे,
ये कल्चर के मंत्री हैं, आज इनको विधि मंत्रालय भी दे दिया गया, और राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री कभी नहीं बनाया गया। लेकिन इतना राजनीतिक कद कभी नहीं रहा इनका। मुझे नहीं लगता कि अपनी जो इनकी कंस्टिट्यूंसी है बीकानेर, उस कंस्टिट्यूंसी के अलावा कोई मैंने असर डाल पाएंगे, ये तो मुझे नहीं लगता। और इसका कोई मध्य प्रदेश की राजनीति में इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में नया मंत्रालय देने से कोई असर पड़ने वाला होगा, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी खुद इस तरह के तमाम निर्णय ले रही है जो इसके संगठनात्मक हित में नहीं है। और इसलिए उन तमाम जो राज्यों में, मतलब अगर जमीन खिसकने के बाद छोड़ दीजिए, लोग इनके खिसक रहे हैं धीरे धीरे। जमीन तो खिसकेगी। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिनमें इनके लोग खिसक न रहे हो, पार्टी छोड़ के जा न रहे हो। भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन से अगर नेता छोड़ के चले जाएं, अगर जगदीश शेट्टार जैसा नेता छोड़ दे और शाह साहब जैसा नेता पार्टी छोड़ दे, ये एक राजनीतिक संदेश है। गोया कि लोगों के बीच में जिस जनाधार के लिए, जिस विश्वसनीयता के लिए, जिस संपर्कों के लिए और जिन समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी जाने जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं धक्का लगा है। जी बिल्कुल आना चाहता हूँ सिंह साहब आपके पास। सिंह साहब, किस रूप में आप देखते हैं कर्नाटक चुनाव? क्या यहाँ से शुरुआत हो गई है जमीन खिसकने की? बिल्कुल, मैं इसी रूप में देखता हूँ कि कर्नाटक के चुनाव में भाजपा की जो तगड़ी हार हुई है, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जमीन खिसकी है। और इसीलिए देश की निगाह कर्नाटक के चुनाव पर लगी हुई थी और हर व्यक्ति ये देश देखना चाहता था, चाहे वो विरोधी दल का हो, चाहे सरकार की तरफ हो, चाहे हमारे जैसे सामान्य नागरिक हो, कि वहां क्या परिणाम रहता है। निश्चित रूप से कर्नाटक में बीजेपी की हार क्योंकि जमीन खसकने की एक शुरुआत है। जी आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, किस रूप में आप देखते हैं? राजीव जी, परसों जब शपथ होगी, उस कर्नाटक के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की राजनीति की नई दिशा तय होने वाली, क्योंकि उसमें जो लोग बुलाए गए हैं उसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन आ रहे हैं, झारखंड के हेमंत सोरेन को बुलाया गया है, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को बुलाया गया है, सीपीआई के डी राजा को बुलाया गया है, सीताराम येचुरी सीपीआई मार्क्सवादी को बुलाया गया है, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये सब लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा अभिनेता कमल हासन को भी बुलाया गया है। तो मतलब यह है कि शपथ ग्रहण के बहाने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से एक अनौपचारिक संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है और ये एक अच्छी पहल होगी कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में दूसरी पार्टियों के लोग भी जाएं। लेकिन इसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को नहीं बुलाया गया है, न अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है, न जगनमोहन रेड्डी को बुलाया गया है, न केसीआर को बुलाया गया है, न पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। तो किनको बुलाया गया है और किनको नहीं बुलाया गया है, उससे ये बात साफ देखी जा सकती है कि कांग्रेस का हाथ किन पार्टियों की तरफ बढ़ रहा है और कौन सी पार्टियां जिनसे कांग्रेस अपनी नजदीकी नहीं चाहती। तो मुझे लगता है कि परसों जब नेता मिलेंगे, अनौपचारिक चर्चाएं होगी, औपचारिक चर्चाएं भी होगी, तो उससे भविष्य की राजनीति के बारे में बहुत कुछ चीजें तय होने वाली हैं। और कर्नाटक से शुरुआत हुई है और अब देखते हैं कि ये शुरुआत कहां तक जाती है। राजीव जी जी एक सवाल, चूंकि एक हमारे दर्शक हैं सीधे लंदन इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़ती हैं, उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल किया है, ज़रा मैं चाहूँगा आप में से कोई भी जवाब देना चाहें तो दें, कि जिस प्रकार सचिन पायलट का एपिसोड चला और अब शिव कुमार ने जिस प्रकार ये पूरी चीज़ों को, कर्नाटक के मसले को हैंडल किया है और जो कुछ भी शिव कुमार को दिया गया, डीके शिव कुमार को, उसको बहुत खुशी उन्होंने स्वीकार किया है। तो क्या यहाँ सचिन पायलट के लिए एक सबक है? कर्नाटक जो है क्या एक सबक के रूप में भी देखा जाएगा? सचिन पायलट के लिए एक सबक है कि भाई आप चुपचाप अपने काम में लगिए और पार्टी की बेहतरी के लिए कीजिए। और आपके सामने एक नहीं बल्कि 3 राज्य हैं। एक राज्य तो मध्य प्रदेश, जहाँ बैठे हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी, वो देख ही रहे हैं, वहाँ से सिंधिया साहब निकल लिए, सरकार गिर गई, सिंधिया साहब को जल्दबाजी थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे 2 साथी छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं,
दीपक पाचपोर जी और प्रमोद अग्रवाल जी और भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों के बीच जो भी चल रहा था, टीएस सिंहदेव ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अगर मैं कह रहा हूं प्रमोद अग्रवाल जी सही है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। वो आज की तारीख में लड़ाई नहीं करना चाहते। वो दिल्ली नोएडा का मीडिया जो भी कह रहा हो, लेकिन पर्सनली मेरी भी उनसे जो बात हुई तो उन्होंने मुझसे भी यही कहा कि नहीं, मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में रहूंगा और इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। कांग्रेस की बेहतरी के लिए अगर चुनाव नहीं लड़ना होगा तो नहीं लड़ूंगा। तो यहाँ सचिन पायलट के लिए क्या, अगर आप कोई भी, आप लोगों में से कोई भी, सुनील जी शायद आप कुछ बोलना चाहते हो, शिव कुमार बनाम सचिन पायलट अगर देखा जाए। नहीं, बिल्कुल ये शिव कुमार ने मैं जिस तरीके से कर्नाटक का मसला सुलझाया, सचिन पायलट जैसे लोगों के लिए संदेश है। देखिए ये तो साफ है, अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस ही बनाएगी। अगर डीके शिव कुमार साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस ही बनाएगी। डीके शिव कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनना होता अपना पार्टी से अलग होकर के, तो पिछली बार ही बन गए होते। उसमें जो पिछले मुख्यमंत्री थे भाजपा के, वो नहीं, जिस तरह का दबाव बनाया बीजेपी ने डीके शिव कुमार के ऊपर, उनके खिलाफ जांचें हुई, जेल गए, तमाम तरह के छापे पड़े, लेकिन वो दबाव में नहीं आए और उन्होंने पार्टी को एकदम आसमान में बैठा दिया। और जिस पार्टी से संघर्ष था, उसको इतनी बुरी हार कभी बीजेपी की नहीं हुई थी। माना अगर आप पिछला 2013 का चुनाव छोड़ दीजिए तो एक अलग तरह की स्थिति आती, सामान्य स्थिति में नहीं था। तो अगर आप पार्टी के साथ हैं, पार्टी निश्चित रूप से अगर पार्टी मजबूत होकर वापस लौटती है तो उसका फायदा आपको मिल रहा है। यह बहुत बड़ा संदेश है जो डीके शिव कुमार ने कहा। और आप याद कीजिए, डीके शिव कुमार से यह सवाल भी पूछा गया था कुछ लोगों ने सचिन पायलट को का नाम लेकर के। डीके शिव कुमार ने कहा था कि पार्टी हमारी मां है, हम पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, हम ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते, हम छोड़ के जा नहीं सकते, और कर्नाटक की जनता के साथ जो हमने आश्वासन दिया है उसको पूरा करना हमारा लक्ष्य है। यह बहुत बड़ा संदेश है कि और दूसरी चीज कि जिस कद काठी के नेता शिव कुमार है, उस कद काठी के नेता पायलट साहब नहीं है। पायलट सचिन मैंने 8-9 बार के विधायक हैं डीके शिव कुमार, उनका भाई एमपी है और उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है अपने पोते हासिल किया है। उनके पास कोई लिगेसी नहीं है, ये तो लिगेसी के साथ आए हुए सचिन पायलट साहब। मैं भी हालांकि मानता हूं कि सचिन पायलट भी राजस्थान के एक वर्ग में इनका जबरदस्त असर है, लोग उनको पसंद करते हैं और विभिन्न जाति बिरादरी के युवाओं के बीच में इनकी अपनी अच्छी पकड़ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता, आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता, दल विशेष के प्रति आपका अनुशासन, सरकार चलाने के प्रति आपकी नीयत, दलीय अनुशासन, एक तमाम फैक्टर ऐसे होते हैं जिसके वजह से आपका नेतृत्व बन के उभरता है। यह निश्चित रूप से डीके शिव कुमार का जो आचरण है वह सचिन पायलट जैसे किसी भी नेता के लिए एक संदेश है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए और आप पार्टी के साथ रहिए। है क्या, सचिन पायलट के साथ भी उम्र बची हुई है, तमाम उनके पास समय है, डीके शिव कुमार के पास ही बचा हुआ है। बिल्कुल। अगर आप सोचिए कि अगर आप सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो क्या करते? सिद्धारमैया तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनते ना भाई। और क्या कोई भी राजनीतिक दल सिद्धारमैया जैसा जन नेता की उपेक्षा कर सकता है? और कोई भी ऐसा दल का नेता जो ये कहे कि आप सिद्धारमैया की उपेक्षा कर दीजिए और हमको आगे कर दीजिए, यह तो केवल अपने बारे में सोच रहा है, दल के बारे में नहीं सोच रहा है। यह बहुत बड़ा संदेश है सचिन पायलट के लिए। और आज भी अगर अपने आप को विड्रा कर लेते हैं तो भी देर नहीं हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। सावित्री पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका ये सवाल था, सीधे लंदन से जुड़ी हुई हैं और वो ये सवाल पूछ रही थी। बहुत वाजिब सवाल है। कई लोग जो हैं वो ये समझना चाहते हैं कि आखिर सचिन पायलट का जो एपिसोड है वो किस हद तक और कहां तक जाएगा। आज एक तस्वीर नोएडा मीडिया में दिखाई जा रही थी जिसमें सचिन पायलट के समर्थक और गहलोत साहब के समर्थक दोनों आपस में भिड़ गए और मारपीट तक की नौबत आ गई। ये सब नहीं होना चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत लंबा वक्त आप लोगों ने दिया। दीपक जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? दीपक जी। नहीं, जी केवल एक ही लाइन कि सचिन पायलट को अब जो है वो डीके शिव कुमार से उदाहरण नहीं लेना चाहिए, उनको ज्योतिरादित्य से उदाहरण लेना चाहिए कि उन्होंने जो पार्टी बदली तो उनकी क्या दशा हुई है, ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। राजीव जी, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, दीपक जी बहुत सही कह रहे हैं। और अगर अभी वो इस सबक नहीं लेते हैं या उस पर गौर नहीं फरमाते हैं कि
ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, तो रिजल्ट के बाद, यानी कि जो चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद उनको जरूर पता चल जाएगा। और इस बीच न सिर्फ मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे बल्कि राजस्थान के चुनाव भी होंगे, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी, विजय शंकर सिंह जी, सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी।